पजल सॉल्व हो चुकी थी और जिस मगरमच्छ को मारकर पहेली पूरी की जा सकती थी वो भी मर चुका था। वो चमकीला नीला पत्थर जो सिद्धार्थ को हासिल करना था वो भी अब सिद्धार्थ की पहुंच में था। सिद्धार्थ के पास अब उस जगह पर रुककर अपना वक्त बर्बाद करने का कोई पर्पस नहीं रह गया था। इसीलिए वो बिना वक्त गवाए अपने साथियों के साथ हवेली की तरफ निकल गया, जहां इस वक्त शर्त के पूरे होते ही वो 5वां दरवाजा खुल चुका था। सिद्धार्थ ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कर रहा था, लेकिन उस हवेली के 4 दरवाजों के खुल जाने के बाद भी उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल पाए थे। आज उसे न जाने क्यों ऐसा फील हो रहा था कि उसके पेरेंट्स के बारे में पक्का कुछ पता चलने वाला था। जब वो लोग हवेली के मेन गेट पर पहुंचे तो आज वहां आसपास के पीपल और बरगद के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। पीपल के पत्ते फड़फड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्ते सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कुछ कहना चाहते हो या उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो। जो भी हो, सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेखौफ आगे बढ़ गया। बूढ़े बाबा और प्रीतम दोनों ही सिद्धार्थ के पीछे चल रहे थे। जिस तरह से प्रीतम उस तालाब से भागने की कोशिश कर रहा था, उससे सिद्धार्थ को अब यह पक्का लगने लगा था कि हो ना हो प्रीतम जरूर उन लोगों के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का मेन मकसद किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकालना और गांव को खुशहाल करना था। एक एक करके सिद्धार्थ ने हवेली के दरवाजों को धक्का दिया और वो 4 पुराने दरवाजे जो कि पहले ही अपना राज बयान कर चुके थे, उन्होंने सिद्धार्थ को रास्ता दिया। जब वे लोग 5वें कमरे के अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक सिद्धार्थ को अंदर से रोने बिलखने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बेटा तुम कहाँ हो? काश तुम यहाँ होते तो आज हम लोगों के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। सिद्धार्थ को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। ये वही आवाज थी जिसकी लोरियां सुनकर वो बड़ा हुआ था। हाँ, ये सिद्धार्थ की मम्मी की ही आवाज थी। तो क्या सिद्धार्थ को इस दरवाजे के खुलने के बाद उसके पेरेंट्स मिलने वाले थे? कमाल की बात तो ये थी कि वह आवाज वहां मौजूद उन सभी लोगों ने सुनी थी। वो 5वां कमरा भी बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन उस कमरे में रोशनी बहुत कम थी और वो किसी स्टोर रूम की तरह लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जल रहे थे, लेकिन फिर भी वहां कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़ा सा झूमर कमरे में ऊपर लटका हुआ था और दीवारों और खंभों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उल्लू और चमगादड़ कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे और वो औरत के रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। किसी औरत के पैरों की पायल की झनकार सुनाई दी और ऐसा लगने लगा जैसे वो दौड़कर इन लोगों की तरफ आ रही थी। पायल की उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो उन लोगों के जहन में किसी चुड़ैल के उनके तरफ बढ़ने की बात आने लगी थी। लेकिन जब सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल के टॉर्च के फ्लैशलाइट से उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो वे सभी लोग दंग रह गए। बदहवास हालत में रोती बिलखती हुई औरत उनके सामने आई थी और उसे देखते ही सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। वो औरत और कोई नहीं, सचमुच सिद्धार्थ की मम्मी ही थी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से कई महीनों के बाद मिल रहे थे। इतने बड़े घर की मालकिन और उनकी ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल भर जाता। फिर सिद्धार्थ तो उनका अपना खून था। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, बाकी सभी लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। सिद्धार्थ की माँ ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया और दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, बस सिसकियां भरकर रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल वक्त ठहर गया था। सिद्धार्थ की मम्मी की उम्र अभी महज 45 साल के आसपास थी, लेकिन उस भुथा हवेली में इतने वक्त तक कैद रहने के कारण वो बहुत दुबली पतली और बूढ़ी सी दिखाई देने लगी थी। उनके कुछ बाल सफेद और सारे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। आंखें अंदर धसी हुई थी, डार्क सर्कल्स आए थे। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? अगर आप यहाँ पर हो तो डैडी कहाँ है? आप दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? आपकी हालत कितनी खराब हो गई है, मैं आप लोगों के किसी काम नहीं आ सका। आई एम सॉरी मम्मा। सिद्धार्थ ने रोते रोते अपनी मम्मी से कहा।
बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने ही तुमसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल तुम्हारे डैडी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इन शैतानों के बीच फंसकर अब वो न जाने किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे। मुझे तो डर है कि इन भूतों ने उन्हें जिंदा भी छोड़ा होगा या सिसकियां भरते हुए इतना कहकर सिद्धार्थ की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। सिद्धार्थ के मां के चेहरे और हाथों पर जो झुर्रियां थी, उससे उनकी हालत पानी न मिलने की वजह से मुरझाए हुए किसी पौधे की तरह हो गई थी। उनके हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। गौरी ने सिद्धार्थ की मम्मी को बहुत दिन पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखा था और बूढ़े बाबा ने भी उन्हें फैक्ट्री के ओपनिंग के वक्त कुछ देर के लिए देखा था। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मिसेस भारद्वाज, जो कुछ महीने पहले इतनी यंग और ब्यूटीफुल थी, वो अचानक ऐसी बूढ़ी कैसे दिखने लगी थी। चाहे जो हो, वे सभी लोग इस बात से खुश थे कि सिद्धार्थ को कम से कम उसकी मां तो मिल गई थी। सिद्धार्थ की मां ने उसे बताया कि किस तरह से उसे डैडी की जिद की वजह से वे लोग इस हॉन्टेड हवेली में रहने गए और उन भूतों ने उन्हें किस किस तरह से टॉर्चर किया। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि उन भूतों ने उस रात ही उन्हें और मिस्टर प्रभात भारद्वाज को अलग अलग जगहों अंधेरे कमरों में बंद कर दिया था। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और उन पर चाबुक बरसाए जाते थे। वे सभी लोग इस बात से हैरान थे कि जिन भूतों ने गांव के इतने सारे लोगों की जान ली थी, उन लोगों ने आखिर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ था। इसी दौरान उस कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। वहां लगे बल्ब एक बार फिर से बंद चालू होने लगे। मुझे लगता है यहाँ से हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। तुमने सच कहा सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि बुरी ताकतें अब हमें रोकने की कोशिश करने लगी हैं। जल्दी चलो, यहाँ से बाहर निकलो, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ की बात का सपोर्ट करते हुए कहा। उन सब ने डिसाइड किया कि वे लोग बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाएंगे। बाकी सभी लोग भी यही चाहते थे, सिद्धार्थ अपनी मम्मी और बाकी सबके साथ सर्किट हाउस के लिए वापस निकल जाए। सिद्धार्थ को उसकी मम्मी ने बताया कि उन भूतों ने उन्हें एक सुरंग के अंदर बनी काली कोठरी में कैद किया था और शायद सिद्धार्थ के डैडी को भी उस सुरंग के रास्ते ही कहीं ले गया था। वो सुरंग इतनी आसानी से दिखाई देने वाली नहीं थी, लेकिन हवेली के पहले 4-5 कमरों में से किसी में लगी एक तस्वीर के पीछे उस सुरंग के अंदर जाने का रास्ता था। किस तस्वीर के पीछे, ये तो सिद्धार्थ की मम्मी भी नहीं जानती थी। आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सिद्धार्थ अपनी मां को फिर से उस खतरनाक हवेली में और ज्यादा देर नहीं रखना चाहता था। उसने फैसला किया कि आगे का सफर बूढ़े बाबा और प्रीतम को साथ लेकर वो गौरी के बिना ही तय करेगा। जब तक उसकी मम्मी की हालत सुधर नहीं जाती, तब तक गौरी सर्किट हाउस में रहकर उसकी मम्मी का ख्याल रखेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आगे का सफर कैसे तय किया जाना है, इसके बारे में कोई नई पहेली दिखाई नहीं दे रही थी। सिद्धार्थ की मम्मी के मिल जाने के बाद उसका हौसला और हिम्मत दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। उसे अब ये लगने लगा था कि शायद उसके नसीब में ही वीरानगढ़ में आना लिखा था। वीरानगढ़ के लोगों का मुकद्दर कहीं न कहीं सिद्धार्थ की तकदीर से जुड़ा हुआ था। जब वे लोग सर्किट हाउस पहुंचे तो अपनी मालकिन और अपने दोस्त की वाइफ को जिंदा देखकर मिस्टर बजाज की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस वापस नहीं लौटे थे तो वे दोबारा उदास हो गए। सिद्धार्थ, मिस्टर भारद्वाज तुम्हारे साथ नहीं आए, वो ठीक तो है ना? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से पूछा। ये सब तो मैं नहीं जानता कि डैडी कहाँ और किस हाल में होंगे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने गौरी और मिस्टर बजाज से कहा कि अब उन दोनों को उसकी मम्मी का ख्याल रखना होगा। उसके डैडी का पता लगाने के लिए वो बिना देर किए दोबारा उस भूता हवेली में जाएगा। सर्किट हाउस में गौरी, दयाल, मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ की मम्मी मौजूद थे। शाम का वक्त हो चुका था और सिद्धार्थ अब बूढ़े बाबा और प्रीतम के साथ दोबारा से हवेली की तरफ निकल चुका था। जो बात सिद्धार्थ के मन में चल रही थी, वो बात कहीं न कहीं बूढ़े बाबा के मन में भी थी। जहां सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा पर पहले से ज्यादा यकीन होने लगा था, वहीं प्रीतम को लेकर वो अब बहुत ज्यादा अलर्ट रहने लगा था। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर पहले सिद्धार्थ अपनी पहेली पूरी करने के बाद उस हवेली के 5वें कमरे में दाखिल हुआ था और उसे उसकी माँ भी मिल गई थी। यह हवेली के शैतान की हार थी। अब उसी दिन दोबारा, वो भी ऐसे वक्त जब रात होने वाली हो, तब सिद्धार्थ का वहां जाना अपनी मौत को बुलावा देने के जैसा था।
लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ को ये बात बता दिया गया था कि उसके डैडी को तलाश करने के लिए उसे किसी तस्वीर के पीछे एक सुरंग मिलेगी, तो वो हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला तो नहीं था। हवेली के चैनल गेट के अंदर दाखिल होते ही प्रीतम अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो दौड़कर वहां लगे एक बरगद के पेड़ के आसपास घूमने लगा। बाबा, अब इसे क्या हो गया? हमारे पास वक्त पहले ही नहीं है और इसका पागलपन अब मेरी बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी इसका बर्ताव कुछ सही नहीं लग रहा है। इसे उस पेड़ के पास जाने की अभी क्या जरूरत थी? बूढ़े बाबा ने भी हैरानी जताते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रीतम ने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो उस पेड़ की एक जड़ ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन सिद्धार्थ प्रीतम को लेकर अब और ज्यादा सोचने के मूड में नहीं था। उसने बाबा से कहा, बाबा चलिए हम जल्दी अंदर चलते हैं, वो खुद को संभाल कर अंदर आ जाएगा। उस हवेली में हर तरफ दीवारों पर कुछ न कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, तो सिद्धार्थ को जिस तस्वीर के पीछे सुरंग का रास्ता मिलना था, आखिर कौन सी तस्वीर हो सकती थी, ये पता लगाना उसके लिए आसान नहीं था। अगर दिन का वक्त होता तो उस हवेली में किसी भी तरह की खोजबीन करना इतना ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होता, लेकिन अब अंधेरा होने को था और काली शक्तियों के और भी ताकतवर होने का वक्त था। तो क्या वो बुरी शक्तियां इतनी आसानी से सिद्धार्थ को आगे का रास्ता तय करने देने वाली थी? हवेली के पहले कमरे में जाते ही उन्हें अजीब सी गुर्राने की आवाज आने लगी। कमरे की सारी दीवारों पर खूनी पंजे के निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दीवारों पर सीधी चढ़ाई कर रहा था। किसी के चलने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। वहां कोई भी साया दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक वहां के माहौल में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा गया और घुटन सी होने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के अंदर आते ही एक बहुत जोर की धड़ाम की आवाज आई और वो पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दम घुटने की वजह से अचानक बूढ़े बाबा जमीन पर गिरकर अपना गला पकड़कर खांसने लगे। सिद्धार्थ भी जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे भी सांस लेने में परेशानी होने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के अंदर आते ही एक बहुत जोर की धड़ाम से आवाज आई और वो पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। और बस कुछ ही देर में उस कमरे में लगा झूमर धड़ाम से नीचे गिरा और उस पर खून से एक पहेली उभर आई। कमरे में मिली थी वो खूबसूरत हसीना, छीना था जिसने चैन मुश्किल किया था जीना। तो आखिर ये क्या पहेली थी? कहाँ मिली थी वो हसीना? किस कमरे में हो सकता था उस खुफिया सुरंग का रास्ता? हमारे प्यारे श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे होंगे। अब समय आ गया है कि आपको भी इस गेम में शामिल किया जाए और हमें उम्मीद है आप सिद्धार्थ की इस पहेली को सुलझाने में मदद जरूर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तस्वीर का जिक्र किया गया इस पहेली में। उस पुरानी हवेली में आने के बाद सिद्धार्थ को इस तरह की घुटन को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन बूढ़े बाबा सिद्धार्थ की तरह यंग और हेल्दी नहीं थे। जोर से अपना गला दबाए हुए सांस लेने के लिए तड़पने लगे और थोड़ी ही देर में उन्होंने खून की उल्टी करना शुरू कर दिया। वे पसीने से लथपथ हो रहे थे और सिद्धार्थ बेबस होकर सब कुछ देख रहा था। वो खुद भी बड़ी मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उनके पीछे जो दरवाजा था उसमें कुछ हलचल हुई और एक अजीब आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। अंदर ताजी हवा का झोंका आया और कमरे का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ गया। लेकिन ये क्या, वो दरवाजा अपने आप नहीं खुला था, उसे खोलने वाला प्रीतम था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मक्कारी से भरी हुई मुस्कुराहट दिख रही थी। आखिर ऐसे हालत में कोई कैसे मुस्कुरा सकता था? तो जिस दरवाजे को उन बुरी ताकतों ने बंद कर दिया था, उसे प्रीतम ने ऐसे आसानी से धक्का देकर कैसे खोल दिया था? इस सब के बारे में सोचने का वक्त किसके पास था? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को सहारा देकर उठाया और अपने टूल बैग में रखे पानी की बोतल से उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। लेकिन इससे पहले कि वे लोग अपने कदम आगे बढ़ा पाते, वहां न जाने कहां से उंगली के साइज के रेंगने वाले अजीब और खतरनाक कीड़े निकलने लगे। बाबा ध्यान से, हमें इनसे बचकर आगे बढ़ना है। आप अपना ध्यान नीचे और आसपास सभी तरफ रखिएगा। हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि खून से लिखी उस पहेली को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ के मन में ये बात आ गई थी कि उस पहेली का इशारा
किसी तस्वीर की तरफ था, लेकिन वो अपने डैडी को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसीलिए हर एक कमरे की सस्पेक्टेड पिक्चर्स के पीछे देखना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ उस कमरे से पहले ही कई बार गुजर चुका था। इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उन तस्वीरों से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर थी जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। सिद्धार्थ ने पहले उस हॉल में लगी उस सबसे बड़ी तस्वीर के पीछे उस सुरंग को खोजने की कोशिश की। इसके लिए तस्वीर के नीचे बने बॉक्स पर चढ़कर सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को निकालने और उसके ऊपर ढके कपड़े को हटाने का सोचा। सिद्धार्थ इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वहां कुछ भी हो सकता था, इसीलिए वो हर एक परेशानी से निपटने के लिए अपना मन बना चुका था। सिद्धार्थ के उस तस्वीर को छूने से पहले ही उसके पैरों के नीचे जो बॉक्स था वो अचानक कांपने लगा। उसके कांपने की वजह से सिद्धार्थ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। कमरे की दीवारों पर जो खूनी पंजे बन रहे थे, अब वे उस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। सिद्धार्थ ने अपनी हिम्मत को और मजबूत किया और हाथ बढ़ाकर उस तस्वीर को नीचे उतार लिया। कपड़ा हटाकर देखने के बाद पता चला कि वो तस्वीर किसी बूढ़े जमींदार की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर में अभी भी जान बाकी थी। उस तस्वीर में मौजूद बूढ़े आदमी की बड़ी बड़ी भूरे आंखें थी, लंबा चेहरा, मोटी भौहें और लंबी कदकाठी की बड़ी बड़ी मूछें थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सचमुच कोई रुआबदार शख्स रहा होगा। अपने हाथों में तलवार लिए वो यूं लग रहा था जैसे अभी किसी का सिर धड़ से अलग कर देगा। उस तस्वीर की आंखों में गौर से देखने के बाद तो एक पल के लिए सिद्धार्थ की भी उस तस्वीर को छूने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। उसके तस्वीर को नीचे उतारने के बाद उस तस्वीर में से किसी आदमी के गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। उसकी थोड़ी ही देर बाद कमरे में ऐसा लगने लगा जैसे वो लोग आपस में तलवारें टकराने लगे और वहां कोई जंग का मैदान बन गया हो। लेकिन जैसा कुछ सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस तस्वीर के पीछे सुरंग जैसा तो कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में प्रीतम मौजूद जरूर था, लेकिन वो बस घूरकर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ को देख रहा था। उन दोनों ने उसकी तरफ कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। प्रीतम अब इस बात को समझ चुका था कि सिद्धार्थ उसके बारे में बहुत कुछ समझ चुका था। ठीक है सिद्धार्थ, जल्दी करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, शायद इस कमरे के बाद आगे कोई परेशानी हमारा रास्ता न रोके, बूढ़े बाबा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। बाबा, अगर आप रुकना चाहो तो आप यहीं रुक सकते हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आगे का रास्ता अकेले ही तय कर लूंगा। मैं समझ चुका हूँ मुझे किस तस्वीर की तलाश है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ बाबू, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही तो आए हैं, हम आपके साथ चलेंगे, प्रीतम ने कहा। प्रीतम अब तक वहाँ खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन जब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से वहीं रुकने के लिए कहा तो वो अचानक बोल पड़ा। इसका मतलब क्या हो सकता था? क्या प्रीतम नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ आगे बढ़कर अपने डैडी को ढूंढने की कोशिश करे? क्या वो उनके लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहता था? उस हॉल से आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ जानता था कि हो न हो जिस सुरंग का जिक्र उसकी मम्मी ने उससे किया था वो उसी औरत की तस्वीर के पीछे हो सकती थी जिसका साया गौरी पर हावी हुआ था। वो तस्वीर बस अगले कमरे में ही थी, लेकिन सिद्धार्थ ये भी जानता था कि गौरी को सताने वाली वो आत्मा बहुत खतरनाक थी। कुछ तरीकों और टोटकों को अपनाकर उन्होंने उस आत्मा को जैसे तैसे गौरी के शरीर से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उस वक्त जो भी हुआ था उससे वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाई थी। जब पूरा गांव ही भूतों से भरा हुआ था तो फिर उस भूतनी से डरकर क्या होने वाला था? सिद्धार्थ उस शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई खूबसूरत औरत की तस्वीर निकालने के लिए दीवार के किनारे लगे बॉक्स पर खड़ा हो गया। बूढ़े बाबा और प्रीतम वहीं खड़े होकर इस चीज को देख रहे थे। सिद्धार्थ के उस बॉक्स पर खड़े होते ही कानों को फाड़ देने वाली एक औरत की चीख पुकार वहां गूंजने लगी। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तस्वीर को हाथ लगाने चले आए, उस तस्वीर वाले भूतनी ने सिद्धार्थ से कहा। इस आवाज के सुनाई देते ही सिद्धार्थ लड़खड़ाकर जमीन पर नीचे गिर गया। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ही घबराहट के मारे पसीना पसीना होने लगे, लेकिन प्रीतम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके माथे पर
पसीने की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस तस्वीर के अंदर मौजूद औरत जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जान आ गई हो। अब तक जो एक खूबसूरत तस्वीर थी, उसके अंदर मौजूद वो भूतनी बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था और जो लाल जोड़ा उसने पहन रखा था वो आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। जहां एक तरफ सिद्धार्थ इस खौफनाक माहौल में उस तस्वीर के पीछे रास्ता तलाशने के लिए भूतनी से उलझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सर्किट हाउस का माहौल भी खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस आत्मा को छोड़ दिया था जो पहले गौरी पर हावी हुई थी। तो शायद उसी आत्मा ने अब गौरी पर दोबारा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ गौरी को सर्किट हाउस में मम्मी की देखरेख के लिए छोड़कर आया था, लेकिन किसे पता था कि गौरी पर फिर से वो रूह हावी हो जाएगी। एक ही वक्त में वो आत्मा दोनों तरफ अपना कहर बरपा रही थी। गौरी के पास मौजूद वो अंगूठी उसे हवेली की आत्माओं से जुड़े हुई थी। जब सिद्धार्थ नीचे गिर गया था तो प्रीतम के मन में न जाने क्या आया, वो अगले कमरे में चला गया। बूढ़े बाबा को भी प्रीतम की हरकतों पर पहले से ही शक था। वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। उन्हें ठीक से कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रीतम दूसरे कमरे में जाकर हंस रहा था और न जाने किससे बात कर रहा था। उस कमरे में किसी की मौजूदगी बूढ़े बाबा को दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था, प्रीतम शैतान से मिला हुआ था। प्रीतम ने जब मुड़कर देखा तो उसे बूढ़े बाबा कमरे में ताका झांकी करते हुए नजर आए। सर्किट हाउस में गौरी अभी सिद्धार्थ की मम्मी के साथ थी। अचानक से न जाने गौरी को क्या हुआ था कि सिद्धार्थ की मम्मी जो पलंग पर सोई हुई थी वो उन्हें घूर घूर कर देखने लगी थी। इस वक्त मिसेस भारद्वाज की आंखें बंद थी और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। गौरी के साथ जो भी परेशानी थी उस पर मिस्टर बजाज हमेशा नजर गड़ाए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद गौरी के कमरे में अचानक बल्ब बंद चालू होने लगे। गौरी के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। वो किचन में गई और वहां से एक बड़ा सा चाकू उसने अपने हाथों में रख लिया। दयाल, जो कि उस वक्त किचन में ही था, वो तो ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया। वैसे भी वो एक नौकर था जो कि बहुत कम बोला करता था, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे होती कि वो गौरी को चाकू उठाने से रोक पाता। अचानक न जाने कहां से काली बिल्ली मिस्टर बजाज के कमरे के बाहर आकर रोने लगी और जब उस बिल्ली को भगाने के लिए वो बाहर निकले तो उन्होंने गुस्से में गौरी को काफी तेज रफ्तार से अपने कमरे में जाते हुए देखा। मिस्टर बजाज जानते थे कि गौरी पर जब से वो आत्मा हावी हुई थी तब से वो कितनी खतरनाक हो गई थी। सिद्धार्थ की मम्मी इस वक्त गौरी के कमरे में थी, इसीलिए मिस्टर बजाज का परेशान होना लाजमी था। गौरी, गौरी रुको, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो और तुमने अपने हाथ में ये चाकू क्यों ले रखा है? इससे पहले कि मिस्टर बजाज ये सब कुछ कह पाते, गौरी ऑलरेडी कमरे में जा चुकी थी। जब रोकने से भी गौरी नहीं रुकी तो मिस्टर बजाज को वहां जो हो रहा था उन्हें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो भी तुरंत भागकर किचन में गए और सरसों के दाने अपने साथ ले आए। गौरी बस उस वक्त सिद्धार्थ की मम्मी के सीने में वो खंजर उतारने ही वाली थी कि मिस्टर बजाज ने गौरी पर वो सरसों के दाने लाकर छिड़क दिए। एक झटके के साथ गौरी उसी पलंग पर गिर गई और मिस्टर भारद्वाज अपनी नींद से जाग गई। गौरी को उस हालत में देखकर हवेली में उन्होंने जिन भूतनियों को देखा था उनकी याद उनके जहन में ताजा हो गई। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। जहां एक तरफ ये हुआ था वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि सिद्धार्थ उस तस्वीर को वहां से हटा पाता, उसने देखा कि प्रीतम एक तलवार लेकर बूढ़े बाबा को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा था। बूढ़े बाबा खुद को बचाने के लिए सिद्धार्थ की तरफ भाग रहे थे। वो सचमुच बहुत खौफनाक मंजर था। सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी देर नहीं की। वहीं की दीवार पर लगी हुई एक ढाल को उसने उठाया और प्रीतम के हमले को रोक दिया। ढाल से टकराते ही प्रीतम की तलवार नीचे गिर गई। दूसरी बार भी गिरी हुई तलवार को उठाकर उसने सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे पकड़ पाता, प्रीतम वहां से भागने में कामयाब हो गया था। बाबा इस वक्त पसीने से तरबतर होकर बहुत जोर जोर से हाँफने लगे थे। बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? ये प्रीतम को अचानक से क्या हो गया था? वो हम पर इस तरह से जानलेवा हमला क्यों करने लगा था? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा। मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ,
दरअसल मैंने उसे किसी बुरी आत्मा से हंस हंस कर बातें करते हुए देख लिया था और उसका यह राज मैं तुम पर जाहिर न कर दूं, इसीलिए वो मेरी जान लेना चाहता था। सिद्धार्थ ने अपनी और बाबा दोनों की जान बचा ली थी। वे दोनों ही अभी ठीक थे, लेकिन तस्वीर के पीछे सुरंग थी या नहीं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था, क्योंकि यह तस्वीर अभी भी दीवार पर टंगी हुई थी। तो क्या सिद्धार्थ प्रीतम के वहां से चले जाने के बाद आसानी से उस तस्वीर को नीचे उतार पाएगा? क्या सचमुच उस तस्वीर के पीछे कोई सुरंग मौजूद है? गौरी ने अचानक सिद्धार्थ की मम्मी पर हमला क्यों किया? क्या सिद्धार्थ अपने डैडी तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने प्रीतम के हमले से बाबा और खुद की जान बचा ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रीतम को पकड़कर उसके दिल का राज जान पाता, प्रीतम वहां से भाग चुका था। जिस दौरान गौरी पर हावी हुई आत्मा गेस्ट हाउस में आतंक मचा रही थी, उसी बीच सिद्धार्थ को मौका मिला और उसने उस तस्वीर को नीचे उतार लिया। उस तस्वीर से डील करना सिद्धार्थ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर उसी वक्त वो रूह वहां वापस लौट जाती। लेकिन न जाने ऐसा क्या था जो हवेली के भूत सिद्धार्थ को अब तक फिजिकली कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। सिद्धार्थ की मम्मी ने उसे जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। उस तस्वीर के पीछे सचमुच एक छोटा दरवाजा था। देखने में वो दरवाजा बहुत भारी और मजबूत लग रहा था। लोहे का बना हुआ वो दरवाजा हवेली के जितना ही पुराना था। उस पर कुछ वियर्ड डिजाइन्स भी बनी हुई थी। न जाने इस हवेली में ऐसे और कितने ही छुपे हुए दरवाजे होंगे और सबके पीछे न जाने कितने लोगों की जिंदगी की कहानियां। लेकिन सवाल था कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। इसका जवाब तो सिर्फ सिद्धार्थ की मम्मी ही बता सकती थी। वहां आसपास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था जिसे घुमाने या पुश करने से वो दरवाजा खुल सकता हो। उस दिन जब सिद्धार्थ की अपनी मम्मी से मुलाकात हुई तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। सभी की आंखें नम थी, इसलिए किसी को सुरंग के अंदर कैसे जाना है इसके बारे में पूछने का ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी ये सोच पाना भी मुश्किल था कि उस हवेली के भूत इतनी जल्दी हार मान लेंगे और सिद्धार्थ को उसकी मां वापस मिल जाएगी। अब सिद्धार्थ के पास एक ही चारा था, उसे गेस्ट हाउस जाकर अपनी मम्मी को दोबारा उस मनहूस हवेली में लेकर आना था। तो क्या इस बात का फैसला लेना सिद्धार्थ के लिए आसान होने वाला था? जब सिद्धार्थ जो उस हवेली से बाहर था और हवेली के अंदर दाखिल होने के लिए इतनी परेशानियों का सामना कर रहा था, उन भूतों ने उसके पेरेंट्स का क्या हाल किया होगा इस बारे में सोचकर भी सिद्धार्थ का दिल खून के आंसू रोने लगता था। जितनी ज्यादा तकलीफें उसकी मम्मी ने इस दौरान सही थी, सिद्धार्थ कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी मां को उन परेशानियों में दोबारा इन्वॉल्व करे। अगर सिर्फ दीवार को तोड़ने से काम हो पाता तो बात अलग थी, लेकिन उस सुरंग का रास्ता तो उस दरवाजे से होकर ही जाता था और इसीलिए सिद्धार्थ ने फैसला लिया, बाबा हमें वापस गेस्ट हाउस चलना पड़ेगा। मम्मी के यहाँ आए बिना मुझे नहीं लगता कि हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। क्या सिद्धार्थ का यह फैसला सही था? बाबा ने अपने मन में सोचा। उसके बाद सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ही गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए। बूढ़े बाबा रास्ते में ही डरे सहमे लग रहे थे। अब उन्हें वीरान गढ़ के भूतों के अलावा प्रीतम जैसे धोखेबाज इंसान का भी डर था। यह बात और थी कि वे कहते थे कि उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता क्योंकि वे अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि जान सभी को प्यारी होती है। खुशकिस्मती से रास्ते में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हुआ और वे लोग गेस्ट हाउस के करीब पहुंच गए। बात चाहे जो भी हो, रात काफी हो चुकी थी और बूढ़े बाबा पर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए वे भी गेस्ट हाउस में दयाल के रूम में उसी के पास ठहर गए। सिद्धार्थ भी उनकी जान को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था क्योंकि पहले ही प्रीतम भी उनकी जान का दुश्मन बन चुका था। कुछ ही देर बाद दिन निकलने वाला था, इसीलिए सिद्धार्थ ने खिड़की से झांक कर ही अपनी मम्मी को देख लिया और उन्हें नींद से नहीं जगाया। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और सिद्धार्थ अपनी नींद से जाग गया था। उसे थकान तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब तक वो अपने डैडी को ढूंढ नहीं लेता उसके लिए चैन से बैठना पॉसिबल नहीं था। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि जब वो हवेली में गया हुआ था तब गेस्ट हाउस में क्या क्या हो गया था। सिद्धार्थ जब फ्रेश हुआ तब तक बाकी लोग भी अपनी नींद से जाग चुके थे। हालांकि सिद्धार्थ की मम्मी अब गेस्ट हाउस में हवेली के मुकाबले काफी आराम से रहने लगी थी,
लेकिन 1-2 दिन में उनकी हेल्थ कंडीशन में कोई भी मेजर चेंज नहीं आया था। सच तो ये है कि उनकी हालत जैसी थी उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो मिसेस भारद्वाज थी। वे कुछ ही महीनों में अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी लगने लगी थी। उनके हाथ भी कांपते रहते थे। शायद हवेली के भूतों ने उनके साथ जो बर्ताव किया था और उन्हें जिस तरह से भूखा रखा गया था, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मिस्टर बजाज ने सुबह होते ही सिद्धार्थ को बताया कि गौरी के शरीर में दोबारा से वो आत्मा लौट आई थी और उसने सिद्धार्थ की मां पर हमला करने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ इस बात को सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो सन्न रह गया। मिस्टर बजाज से बात सुनने के बाद सिद्धार्थ इस बात को समझ गया था कि गौरी के साथ उसकी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे ये पता था कि वो हमला गौरी ने नहीं बल्कि गौरी पर हावी उस बुरी आत्मा ने करवाया था। चाहे जो हो, अगर सिद्धार्थ की मम्मी को कुछ हो जाता तो सिद्धार्थ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जहां एक तरफ उसे अपने डैडी तक पहुंचने के लिए उस सुरंग वाले दरवाजे को खोलने की फिक्र थी, वहीं उसने एक फैसला लिया। वो अपनी मम्मी को अपनी आंखों के सामने ही रखेगा। वो अपनी जान देकर भी अपनी मम्मी को और बुरी आत्माओं से बचाएगा। जब चाय और नाश्ते के लिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए तो सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मैं आइंदा से आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल रात आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो सब तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं गौरी ने ये सब क्यों किया था। मुझे उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं आया, सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा। सिद्धार्थ उस वक्त अपनी मम्मी को गौरी के शरीर पर हावी उस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। ये सब बताकर वो अपनी मम्मी को और ज्यादा नहीं डराना चाहता था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मम्मी से किस तरह कहे कि उस सुरंग का दरवाजा खोलने के लिए उसे फिर से उसकी मम्मी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसे सुरंग के दरवाजे को खोलने के लिए वहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं मिला था जिससे वो दरवाजा खोला जा सकता था। सिद्धार्थ की मम्मी सिद्धार्थ के लिए वहीं डाइनिंग टेबल पर ही वो लोरी गाने लगी थी जो उसे बचपन से सुनाया करती थी। इतने दिनों के बाद जब उन्होंने अपने बेटे को देखा था तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों माँ बेटे के बीच के प्यार को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इसी बीच मिस्टर बजाज ने फील किया कि जब सभी लोग वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर गौरी वहां से मिसिंग थी। वे गौरी को देखने के लिए गौरी के कमरे में गए, लेकिन गौरी वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने गौरी को गेस्ट हाउस के चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गौरी का कहीं पता नहीं चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह गौरी जा कहां सकती थी। एक बात तो वो जानते थे कि जब से गौरी पर उस बुरी आत्मा का साया पड़ा था उसकी हरकतें बहुत बदल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि वो गायब कहां हो गई थी। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। इसी दौरान सिद्धार्थ ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी से कही। उसने बताया कि उसके डैडी को ढूंढने के लिए उसे अपनी मम्मी को एक बार फिर उस खतरनाक हवेली में लेकर जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ की मम्मी थोड़ा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, तुम्हारे डैडी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। उनके लिए मैं अपनी जान कितनी भी बार दांव पर लगा सकती हूँ। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ठीक कर रहा था या नहीं, लेकिन उसे अपनी मम्मी की बहादुरी पर प्राउड भी फील हो रहा था। इसी बीच मिस्टर बजाज वहां पर दौड़ कर आए और उन्होंने घबराते हुए कहा, मैडम, गौरी कमरे में तो आपके साथ ही थी, लेकिन अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आपने गौरी को सुबह उठने के बाद से देखा है? मिस्टर बजाज की यह बात सुनने के बाद सिर्फ सिद्धार्थ की मम्मी ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर एक शख्स चौंक गया। आखिर इतनी सुबह गौरी जा कहां सकती थी? वीरानगढ़ कोई टूरिस्ट स्पॉट तो था नहीं जहां गौरी यूं ही टहलने के लिए निकल गई हो। वो तो जब से यहाँ आई थी तब से कभी मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गई थी। मॉर्निंग वॉक की बात तो छोड़िए, रात की नींद तक तो उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी, तो फिर गौरी कहां जा सकती थी? लेकिन मिस्टर बजाज घर का चप्पा चप्पा चेक कर चुके थे। उन्हें गेस्ट हाउस के आसपास भी गौरी को आवाज दी थी, लेकिन गौरी वहां थी ही नहीं, तो वो जवाब कैसे दे सकती थी? गेस्ट हाउस का माहौल जहां थोड़ी देर पहले इमोशनल था, अब वहां पर दोबारा से सस्पेंस आ गया था। वीरानगढ़ में इस तरह से किसी का गायब हो जाना कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन यह बहुत ज्यादा फिक्र करने की बात थी, खास तौर पर गौरी, जिस पर पहले ही बुरी आत्माएं अपनी नजर गड़ाए हुए थी। उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। सिद्धार्थ के लिए उस पहेली को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी था। ऐसा इसीलिए क्योंकि रात में उस तस्वीर को दोबारा से हटाकर
उसके पीछे के रास्ते से सुरंग में पहुंच पाना नामुमकिन हो जाता था। जैसा कि उस हवेली में होता था, वहां रखी हुई चीजें जरूरी नहीं थी कि जहां छोड़ी जाए वहीं पर दोबारा भी मिल जाए। हो सकता था कि वह तस्वीर फिर से उसी जगह पर टंग जाए या कहीं गायब हो जाए। वह तस्वीर अपने आप में खतरनाक थी। सिद्धार्थ अब और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था। आज के आज ही उसे पजल को सॉल्व करना था, लेकिन गौरी को लेकर भी वो कोई लापरवाही नहीं बरत सकता था। गौरी वीरानगढ़ में तमाम खतरों को उठाते हुए सिद्धार्थ के पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। इस सब के अलावा सिद्धार्थ गौरी को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था। वो गौरी को लेकर भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक बार फिर जिंदगी ने सिद्धार्थ को दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हवेली में जाकर अपने डैडी का पता लगाए या गौरी को ढूंढने के लिए कहीं जाए। सिद्धार्थ को लगा जैसे गौरी के गायब होने के पीछे हवेली के भूत ही वजह हो सकते थे। गेस्ट हाउस हवेली की तरह उतना बड़ा तो था नहीं जहां पर गौरी किसी ऐसी जगह चले जाए जिसे देख पाना नामुमकिन हो जाए। सभी लोग आसपास हर जगह गौरी गौरी पुकार के आवाज लगा रहे थे, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता था कि रात को जो गौरी ने सिद्धार्थ की मम्मी पर हमला किया था, उसके बाद वो शर्मिंदा थी और उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो? लेकिन जब गौरी ने सब कुछ अपने होशो हवास में किया ही नहीं था, तो फिर उसे अफसोस कैसे हो सकता था? क्या ये हो सकता था कि गौरी के गायब होने के पीछे प्रीतम का हाथ हो? प्रीतम उसे भी हवेली की बुरी आत्माओं का साथ दे रहा था। वो हीरे जवाहरात और दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। चाहे जो हो, प्रीतम इतनी तो हिम्मत नहीं कर सकता था कि गेस्ट हाउस में घुसकर गौरी को गायब कर दे। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सिद्धार्थ ने एक बार गौरी के कमरे में जाकर ठीक तरह से चीजों को चेक करने के बारे में सोचा, लेकिन कमरे में उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसे देखकर उसे शक हो या कोई क्लू मिल सके। वक्त बीते जा रहा था और उन लोगों की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ना ही गौरी दिखाई दे रही थी और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा था। तो आखिर गौरी को किसने गायब किया था? क्या गौरी की जान खतरे में थी? क्या प्रीतम आगे सिद्धार्थ के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ा करने वाला था? क्या सुरंग का दरवाजा खुलते ही सिद्धार्थ को उसके डैडी भी नजर आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। शैतान अपना खेल खेल चुका था। फैसला हो चुका था कि सिद्धार्थ को पहले क्या करना था। सिद्धार्थ की मां ने उससे कहा कि उसे पहले गौरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि गौरी वहां पर हर तरह से भारद्वाज परिवार की हेल्प करना चाह रही थी, इसीलिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मिस्टर बजाज ने भी हमेशा से सिद्धार्थ के परिवार के लिए कंप्लीट ऑनेस्टी शो की थी, तो उनकी बेटी को ऐसे कैसे किसी मुसीबत में छोड़ा जा सकता था? गेस्ट हाउस के अंदर सिद्धार्थ ने गौरी को हर जगह तलाश करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उसे न गौरी मिली थी, न ही वो कहाँ गई थी इसका कोई क्लू। रात में जब उसने अपनी मम्मी और गौरी के शेयरिंग रूम में झांक कर देखा था, तो उसने सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ ध्यान दिया था। वहां पर उस वक्त जो कुछ हुआ था उससे सिद्धार्थ अनजान था, इसीलिए उसने गौरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सिद्धार्थ को अभी इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने गौरी की तरफ एक नजर भी नहीं देखा था। जब गौरी को जगह जगह ढूंढकर वो थक गया और गौरी कहीं भी नहीं मिली, तो उसने फाइनली एक डिसीजन लिया कि वो बिना वक्त बर्बाद किए अपनी मम्मी और बूढ़े बाबा के साथ सुरंग का दरवाजा खोलने जाएगा। इतने दिनों तक उस भूथा हवेली में हर पल मौत का सामना करने के बावजूद सिद्धार्थ की मां का दोबारा वहां जाना सचमुच बहुत ज्यादा बहादुरी और हिम्मत का काम था। लेकिन मौत के मुंह में जानबूझकर जाना, इसे कई मायनों में बेवकूफी भी कहा जा सकता था। अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। सिद्धार्थ ने अपने साथ टूल बैग में सभी जरूरी टूल्स लिए और बूढ़े बाबा और अपनी मम्मी के साथ हवेली के लिए निकल गया। आज जब वे हवेली में दाखिल हुए तो पहली बार सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वो किसी रेतीली जमीन पर था। शानदार हवेली में न जाने कहां से बहुत सारी रेत और धूल आ गई थी, लेकिन पिछले दिन की तरह पहले कमरे में उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी। जब वे दूसरे कमरे में गए तो सिद्धार्थ ने देखा कि कमरे का ज्यादातर सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा हुआ था। खूनी पंजे के निशान जो पहले कहीं कहीं बनते दिखाई दे रहे थे, अब लगभग
दीवार का चप्पा चप्पा उनसे सन चुका था। कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। एक दिन पहले रात में जहां पर चमगादड़ और उल्लू दिखाई दे रहे थे, वहीं अभी दिन के वक्त कबूतर अपने पंख फड़फड़ाते नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ आसपास की एक्टिविटीज बहुत मैच्योरली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी मम्मी उसके साथ थी। उन्हें लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। लेकिन एक ऐसी बात जिसे बूढ़े बाबा तो जरूर गौर कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उस तरफ नहीं था, वो ये कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस और करेज के बावजूद सिद्धार्थ की मम्मी के हाथ बहुत कांप रहे थे। उस हवेली में जितना ज्यादा सस्पेंस था, उतना ही ज्यादा खौफ का माहौल हर वक्त वहां बना रहता था। कोई भी ऐसा आदमी जो खुद ऐसी जगह पर नहीं गया हो, वो वीरानगढ़ की उस भूता हवेली के खौफ को समझ ही नहीं सकता था। यह पहला मौका था जब मिस्टर बजाज ने हिम्मत करके अपने डर पर जीत हासिल की थी और उस हवेली में कदम रखा था। मिस्टर बजाज जहां अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकते थे, वहीं अपनी बॉस के लिए भी उनका कमिटमेंट किसी से छुपा हुआ नहीं था। इन बुरी ताकतों का नेचर यही होता है, जो उनके बारे में ज्यादा सोचता है या इनसे ज्यादा डरता है, ये उन पर ज्यादा हावी होती है। लगता है मिस्टर बजाज को उनकी बदकिस्मती यहां पर ले आई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे रिएक्ट करें। अब तक उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने बहुत बहादुर दिखाया था। अगर वो सिद्धार्थ के सामने डरने लगते तो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती। उस हवेली में आसपास देखने पर उन्हें हर एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। डर के मारे उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी और वे ठंडे पसीने से लथपथ होते जा रहे थे। वहां पर जब परिंदे भी अपने पर फड़फड़ा रहे थे, तो उससे भी मिस्टर बजाज के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जा रही थी। वक्त दिन का था, इसीलिए ये माना जा सकता था कि बुरी ताकतों का असर हवेली में ना के बराबर दिखाई देता है। लेकिन सच तो यही था कि वो प्लेस हॉन्टेड था। जब वो दरवाजा खोला जाना था, उसके ठीक पहले मिस्टर बजाज को अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे उनके पैर उसी जगह पर जम गए हैं और वो अपने पैर उठा नहीं पा रहे हैं। वो सिद्धार्थ को हाथ लगाकर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ और उसकी मम्मी तो उस बॉक्स पर खड़े थे और मिस्टर बजाज के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल उनके सीने को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। वहीं उनके बगल में खड़े बाबा को जब इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर बजाज की हालत बहुत खराब है, उन्होंने मिस्टर बजाज के कंधे पर हाथ रखा। अचानक जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा गया, वो घबराहट के मारे जोर से चिल्लाने लगे। एक पल के लिए सिद्धार्थ और उसकी मम्मी का ध्यान भी मिस्टर बजाज की तरफ चला गया। बूढ़े बाबा ने उन्हें तसल्ली देते हुए समझाया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उनका डर और वहम था। सिद्धार्थ ने जब से वीरानगढ़ की उस भूता हवेली के रहस्यों का खुलासा करना शुरू किया था, तब से गांव में मौतों का सिलसिला काफी हद तक कम हो गया था। इससे पहले जब प्रभात भारद्वाज ने उस हवेली के अंदर कदम रख के उस हवेली के शैतान को एक बार फिर गुस्सा दिलाया था, तब से वहां मौत का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी, मुझे लगता है इससे पहले कि यहाँ की शैतानी शक्तियां हमें अपने काम को अंजाम देने से रोके, आपको ये दरवाजा खोल देना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। जब वे लोग उस कमरे में आए थे, तब वहां हद से ज्यादा खामोशी थी, लेकिन सिद्धार्थ के दरवाजा खोलने की बात करते ही वहां रखी हर चीज जोर जोर से हिलने लगी। सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ के टूल बैग से एक चाकू निकाला और बिना देर किए अपना अंगूठा काटकर उस दरवाजे पर खून का तिलक लगा दिया। इसके बाद उन्होंने वहीं पास के एक टेबल पर रखे हुए अस्थि कलश को बाईं तरफ घुमाया। उस पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और घबराकर उन सभी लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए। डरो नहीं सिद्धार्थ, हमें आगे बढ़ना होगा। ये देखो, यही वो अंधेरी सुरंग है जो उस काल कोठरी की तरफ जाती है, जहां शायद तुम्हारे डैडी को रखा गया है, सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा। वो सुरंग देखने में इस हवेली से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग पाताल के अंदर झांक कर देख रहे हों। अंकल, आप मुझे मेरा छोटा टॉर्च मुझे दे दीजिए और अपने हाथों में उस मशाल को जलाकर हमारे पीछे पीछे आइए, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के बाद मिस्टर बजाज ने दोबारा से अपनी हिम्मत इकट्ठा की और सिद्धार्थ को टॉर्च सौंपा और उनके हाथों में जो मशाल थी उसे जलाने लगे। लेकिन ये क्या, उनके बार बार कोशिश करने पर भी माचिस की तिल्लियां आग नहीं पकड़ रही थी। ये एक ऐसी अजीब बात थी, इतनी गर्मी के मौसम में भी माचिस की तिल्ली का न जल पाना। ये उस हवेली की मनहूसियत की वजह से हो रहा था। खैर जो भी हो,
थोड़ी देर बाद माचिस में आग लगी और उन्होंने उस मशाल को जला दिया। सिद्धार्थ और उसकी मम्मी के अंदर दाखिल होते ही मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा भी उनके पीछे पीछे उस सुरंग में कदम बढ़ाने लगे। जहां मिस्टर बजाज अपने एक हाथ में मशाल उठाए हुए थे, वहीं उन्होंने दूसरे हाथ से बूढ़े बाबा को पकड़ रखा था। बूढ़े बाबा का हाथ थामकर मिस्टर बजाज उन्हें सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे अपने डर के हाथों मजबूर थे। अंधेरा उनकी कमजोरी थी और उस सुरंग में तो हद से ज्यादा अंधेरा था। जब ये लोग थोड़े से अंदर बढ़े तो अचानक से नीलिमा भारद्वाज के ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिर गई। डर के मारे वो जोर से चीखी, लेकिन टॉर्च देखने के बाद सिद्धार्थ को पता चला कि वो तो सिर्फ एक छिपकली थी और फिर उसने अपने मम्मी का हाथ थामकर आगे बढ़ना शुरू किया। उस सुरंग में अजीब सी खून की स्मेल आ रही थी। तो क्या वो मिट्टी सचमुच खून से भीगी हुई थी? कमाल की बात तो ये थी कि वो सुरंग कहीं कहीं से बिल्कुल कच्ची थी और उसमें सिर्फ गीली मिट्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मिट्टी फिर भी धंस नहीं रही थी। सुरंग के आसपास की दीवारों पर गलती से मिस्टर बजाज का हाथ लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन दीवारों पर जो नमी थी वो पानी की वजह से नहीं थी। तो ऐसा क्या था जिसने उस सुरंग की मिट्टी को इस तरह से भिगो दिया था? क्या सचमुच वो खून था? मिस्टर बजाज ने इस बात को समझने के लिए अपने गीले हाथों को अपने नाक के करीब लाया और मशाल के उजाले में अपने हाथ को ठीक तरह से देखा। ये मंजर देखते ही डर के मारे उनका कलेजा उनके मुंह में आ गया। उनके हाथ थर थर कांपने लगे। यही सच था, वो सुरंग में मिट्टी के गीले होने की वजह खून ही था। इंसान कई बार अपने आप को ब्रेव, मॉडर्न और साइंटिफिक दिखाने के चक्कर में उन चीजों को भी मानने से इनकार कर देता है जो उसे साफ तौर पर दिखाई देती है। डर के मारे मिस्टर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए थे और उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। इतनी ज्यादा डरे होने के बावजूद भी वो अपने इस डर के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। शायद उस वक्त हम में से कोई भी शख्स मौजूद होता तो उसने अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जरूर बता दिया होता, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अभी तक उस खौफनाक सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग करीब 500 मीटर अंदर तक चले गए थे और उन्हें सिद्धार्थ के डैडी का कोई भी अता पता नहीं मिला था। अंदर जाने पर उस सुरंग में अलग अलग रास्ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूल भुलैया थी। तो ये सुरंग कितनी लंबी थी? जैसे ही वो लोग और भी आगे बढ़ने लगे तो वहां किसी लड़की की आवाज गूंजने लगी। सिद्धार्थ, मुझे बचाओ। सिद्धार्थ, तुम कहाँ हो? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैं यहाँ हूँ। सिद्धार्थ, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम आ गए हो? मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। रोते चीखते हुए किसी ने सिद्धार्थ को पुकारते हुए कहा। उस आवाज को सुनते ही सिर्फ मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ ही नहीं, बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ की माँ भी घबरा गई। सिद्धार्थ, मुझे तो लगता है कि गौरी पुकार रही है। ये आवाज मुझे सचमुच गौरी के जैसी ही लग रही है, मिस्टर बजाज ने कहा। चाहे जो भी हो, उन लोगों को आगे तो बढ़ना ही था। उस हॉन्टेड हवेली में भूतों से डरकर वे लोग अपनों को ढूंढना कैसे छोड़ सकते थे? डरते करते जब वो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पर सचमुच एक कैद खाना बना हुआ था। उन्होंने देखा कि वहां पर गौरी को कैद करके रखा गया था। गौरी के दोनों हाथों में जंजीरें जकड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से लगातार टपकते हुए आंसू, मुरझाया हुआ लाल चेहरा। गौरी की हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही थी। गौरी को देखकर मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ जहां हैरान हुए थे, वहीं उनकी आंखों में गौरी को देखकर एक चमक भी आ गई थी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, उस औरत से बचो। वो तुम्हारी मां नहीं है, वो एक डायन है, सचमुच एक चुड़ैल है। ये सब कुछ इसकी साजिश है। इसी ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। ये हम सबको एक जगह इकट्ठा करके जान से मार देना चाहती है। गौरी ने रोते रोते सिसकियां लेते हुए चिल्लाकर कहा। गौरी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी और वो यहाँ पहुंची कैसे थी? क्या उसकी बातों में सच्चाई थी? क्या वो औरत सचमुच सिद्धार्थ की मां नहीं थी? सिद्धार्थ क्या करेगा? क्या उसे गौरी पर यकीन करना चाहिए? क्या ये सचमुच उन सब की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने गौरी के मुंह से अभी जो कुछ भी सुना था उसे सुनकर वो बहुत हैरान हो गया था। नहीं नहीं, ये गौरी नहीं हो सकती। आखिर गौरी इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है? गौरी कैसे मेरी मम्मी के बारे में इतनी बुरी बातें कर सकती है? सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा।
हाँ, तुम कौन हो और तुम गौरी के बारे में क्या जानती हो? तुमने गौरी का रूप क्यों ले रखा है? सिद्धार्थ ने गौरी की शक्ल वाली उस लड़की से कहा। क्यों, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो सिद्धार्थ? लगता है इस चुड़ैल ने तुम पर भी कोई जादू टोना कर दिया है। समझने की कोशिश करो सिद्धार्थ, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। गौरी ने सिद्धार्थ से दोबारा कहा। अगर तुम गौरी भी हो तो भी तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने लगो? तुम इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती हो? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ के साथ साथ मिस्टर बजाज को भी गौरी की कही गई बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो मिसेज भारद्वाज को काफी लंबे वक्त से जानते थे। सिद्धार्थ की मम्मी सिर्फ उनकी मालकिन नहीं थी, बल्कि उनके एक अच्छे दोस्त की वाइफ भी थी। हालांकि मिस्टर बजाज और गौरी दोनों वहां पर आज जिन हालातों का सामना कर रहे थे, उसकी वजह भारद्वाज फैमिली ही थी, लेकिन वे लोग इस फैमिली के एहसान को भी नहीं भूल सकते थे। सिद्धार्थ के डैडी ने मिस्टर बजाज को उस वक्त सहारा दिया था जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब से सिद्धार्थ की माँ गेस्ट हाउस से वापस लौटी थी, तब से उनको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा था जिससे यह एहसास हो कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। डैडी, आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, वो औरत सचमुच सिद्धार्थ की मम्मी नहीं है। ये सब कुछ उसका बिछाया हुआ जाल है। ये हम सबको एक साथ बुलाकर हमारा खून पीना चाहती है। आप लोगों को भी इसके साथ नहीं आना चाहिए था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो जाकर देख लीजिए कि सिद्धार्थ के डैडी आपको इस सुरंग में कहीं भी नहीं दिखाई देंगे, गौरी ने डैडी से कहा। गौरी ने उन लोगों को आगे बताया कि कैसे जब उस रात उसे सिद्धार्थ की मम्मी पर शक हुआ तो उसने उनकी हरकतों को बहुत गौर से देखा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब उसे यह बात समझ आ गई थी कि वो सिद्धार्थ की असली मम्मी नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी, तो उसने अपनी जान पर खेलकर उसे मारने की कोशिश की। वो वक्त सचमुच बेहद खौफ से भरा हुआ था। गौरी का मुकाबला एक नहीं बल्कि दो भूतनियों से एक साथ होने वाला था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो तस्वीर वाली आत्मा थोड़ी देर में वहां से खुद ब खुद गायब हो गई। गौरी ने उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए ये भी बताया कि वो जानती थी कि चुड़ैल उसके छुरे से नहीं मरने वाली थी, लेकिन वो सब लोगों को किसी भी तरह से बचाना चाहती थी। गौरी की बातों को नकारते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि वो जानता है कि उस रात हवेली से वो तस्वीर वाली आत्मा कुछ देर के लिए गायब हुई थी और हो न हो वो गौरी के शरीर में दाखिल हो गई होगी। लेकिन गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि वो इस बात को भी जानती है कि वो आत्मा गेस्ट हाउस आई थी। उसने सिद्धार्थ को बताया यह औरत जो उसकी मां बनने का नाटक कर रही है, उसे गौरी ने उस रात कुछ देर के लिए उस आत्मा से बात करते हुए सुन लिया था। वे दोनों बात कर रहे थे कि किस तरह से वीरानगढ़ वासियों को एक बार फिर से पुरानी दहशत का एहसास दिलाना है। गौरी ने बताया कि जब उसे उसके कमरे में वही जानी पहचानी लोबान की खुशबू आने लगी तो वो समझ गई कि हवेली की वो आत्मा वहीं कहीं है। फिर उसने चुपके से सिद्धार्थ की मां बनी हुई उस चुड़ैल को उस आत्मा से बातें करते हुए सुन लिया था। दरअसल हवेली और वीरानगढ़ में मौजूद सभी आत्माएं मिलजुल कर हम सभी लोगों को खत्म कर देना चाहती है, जिससे वीरानगढ़ का राज हमेशा राज बना रहे और यह जगह हमेशा भूतों के कब्जे में रहे। गौरी ने हर एक कोशिश की कि वो लोग उसकी बात मान जाएं, लेकिन उनमें से किसी ने भी गौरी की बात को नहीं माना, यहां तक कि उसके पिता मिस्टर बजाज ने भी नहीं। मिस्टर बजाज भी इस बात को जानते थे कि जब से उसके ऊपर वो साया हावी हुआ था तब से गौरी का बर्ताव काफी अजीब हो चुका था। उन्होंने खुद देखा था कि गौरी के हाथ पे खंजर था और वो सिद्धार्थ की मम्मी को मारने की कोशिश कर रही थी। भला अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद वो गौरी की बात का यकीन कैसे कर सकते थे? गौरी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी थी और उसने यहां तक कि सिद्धार्थ को भी जान से मारने की कोशिश की थी। उन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से यकीन किस पर किया जाए। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे लोग उस काल कोठरी में बंद लड़की की बात का इतनी जल्दी यकीन नहीं करेंगे। उसने उन लोगों से कहा कि वो लोग आगे जाकर देखेंगे कि अगर उन्हें सिद्धार्थ के डैडी मिल जाए तो फिर इस बात में कोई शक नहीं रह जाएगा कि वो गौरी नहीं है। लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसा कि गौरी ने बताया, वो एक भूल भुलैया थी। उसमें अलग अलग रास्ते थे और वे आगे और भी ज्यादा कई रास्तों में डिवाइड होते थे। अगर वो लोग जल्दी से सिद्धार्थ के डैडी को ढूंढना चाहते थे तो उन सभी लोगों को अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ना था। सिद्धार्थ ने इस दौरान अपनी मम्मी का हाथ थामा और वो एक तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पर उन लोगों को कुछ और भी लोग दिखाई दिए जिन्हें गौरी की तरह जंजीरों से जकड़कर अलग अलग कैद खानों में रखा गया था। लेकिन फर्क
सिर्फ इतना था कि उन लोगों के हड्डियों के सिर्फ ढांचे ही बचे हुए थे। इस बात को समझने में उन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उस हवेली में लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता होगा। फिर इतने दिनों तक इस तरह से रहने के बाद आखिर सिद्धार्थ की मम्मी जिंदा कैसे थी, और सिद्धार्थ के डैडी जिसके बारे में उसकी मम्मी ने कहा था कि वो भी वहीं कहीं होंगे, तो वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे। मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा सुरंग के एक ऐसे हिस्से में चले गए जहां पर अचानक से सैकड़ों चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगे। उनके हाथ में मशाल थी और सिद्धार्थ के पास सिर्फ एक छोटा सा टॉर्च, लेकिन हाथ में मशाल के होते हुए भी इतने सारे चमगादड़ को एक साथ देखकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। वे लोग वापस जिस रास्ते से आए थे उसी पर भागने लगे, लेकिन अब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें वापस कैसे उस जगह पर पहुंचना है जहां पर गौरी को कैद करके रखा गया था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और उसकी माँ भी भूल भुलैया में इधर उधर घूमने लगे थे, लेकिन जहां एक तरफ से सिद्धार्थ इस सब से बहुत परेशान लग रहा था, वहीं उसकी माँ झूठे आंसू बहा रही थी। सवाल अभी ये भी बना हुआ था कि अगर वो सचमुच एक चुड़ैल थी तो वो सिद्धार्थ को वहीं खत्म क्यों नहीं कर दे रही थी। वो सभी लोग करीब 1 घंटे तक उस भूल भुलैया में इधर उधर भटकते रहे और फिर बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज गौरी के पास सही सलामत पहुंच गए। उन्हें यह बात तो पता चल गई थी कि गौरी झूठ नहीं कह रही थी, लेकिन सिद्धार्थ और उसकी माँ कुछ देर और भटकने के बाद जब वहां पहुंचे तब भी सिद्धार्थ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। सिद्धार्थ जब से वहां पर आया था तब से गौरी ने हर कदम पर उसकी हेल्प की थी। उसे जन्म देने वाली माँ पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो फिर सिद्धार्थ ये डिसाइड कैसे कर पाता कि दोनों में से सच कौन बोल रहा था। अगर गौरी की बातों में जरा भी सच्चाई होती तो इसका मतलब तो यही होता कि उन सब की जान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। जब बूढ़े बाबा ने इस बात पर गौर किया था कि सिद्धार्थ के माँ के हाथ बहुत कांप रहे थे और उनके हाथों में पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा था, तब उन्होंने सिद्धार्थ से इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो सिद्धार्थ की मम्मी थी इसलिए बूढ़े बाबा की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो साफ तौर पर सिद्धार्थ से ये बात कह पाते कि उन्हें उनकी माँ पर शक है। लेकिन जिस दौरान गौरी और उन लोगों के बीच ये सारी बातें चल रही थी उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे, और जो अब तक सिद्धार्थ की माँ होने का नाटक कर रही थी वो चुड़ैल धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी थी। उसकी स्किन पर पहले से कहीं ज्यादा झुर्रियां दिखाई देने लगी थी और धीरे धीरे उसके बाल सफेद दिखने लगे थे, लेकिन वहां जिस तरह की रोशनी थी उसमें यह सारी चीजें साफ साफ देख पाना इतना आसान नहीं था। हालांकि उनमें से अभी तक किसी पर भी कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इन सब की जान खतरे में थी। अब इस बात को समझने में सिद्धार्थ और बाकी लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि यह सब कुछ प्लान था और गौरी को भी वहां पर खतरनाक जाल में फंसाया था। वहां पर अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाकी सबकी आंखें जो देख रही थी, सिद्धार्थ का दिल उसे अभी भी उस सब को मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। उन लोगों के देखते ही देखते गौरी के शरीर पर नुकीले नाखून के नोचे जाने के निशान दिखाई देने लगे और गौरी जोर जोर से चीखने लगी, सिद्धार्थ बचाओ, मुझे चुड़ैल से बचाओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी माँ नहीं है, प्लीज हेल्प मी, डैडी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सिद्धार्थ सब कुछ जानकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसके सामने उस चुड़ैल को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। एक तो वो उसकी माँ की तरह दिखाई दे रही थी, और अगर वो एक चुड़ैल थी तो उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर वो चुड़ैल थी तो उसने अभी तक किसी पर भी कोई हमला क्यों नहीं किया था। इससे पहले कि वे लोग कोई भी कोशिश कर पाते, गौरी ने कहा, सिद्धार्थ अगर तुम चाहते हो कि हम सभी लोगों की जान बची रहे तो तुम्हें अपनी मम्मी को मुक्ति देनी पड़ेगी। अब तक तो सिद्धार्थ की माँ यह सब सुनकर बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये क्या, जब वो रो रही थी तब सुरंग में किसी की खतरनाक हंसी की आवाज साथ साथ सुनाई दे रही थी। ये सचमुच बहुत अजीब और डरावना था। अगर वो चुड़ैल थी तो उसे रोने की क्या जरूरत थी, वो तो एक ही पल में उन सबको खत्म कर सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना खून मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगा। सिद्धार्थ, तुमको ऐसा कैसे लगने लगा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? ये बात तो सच है कि एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़कर लड़के सचमुच पागल हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा भी
ऐसा ही निकलेगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ की मां रोने लगी। बात अब तक फिर भी साफ नहीं हो पाई थी कि असलियत क्या थी। क्या वो औरत सिद्धार्थ की मम्मी ही थी और उन पर किसी बुरी आत्मा का साया था, या वो कोई चुड़ैल ही थी? सिद्धार्थ कैसे गौरी की बात को मान सकता था? तो क्या सिद्धार्थ अपनी मां को सचमुच मार डालेगा? क्या वो चुड़ैल है, या इतने दिन भूखे रहने के बाद सिद्धार्थ की मां की हालत ही ऐसी हो गई है? क्या अब भी उस सुरंग के अंदर कुछ और भी होना बाकी था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने गौरी को जंजीरों से आजाद करवा लिया था और अपने साथ गए लोगों की जान भी बचा ली थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मां को अपने हाथ से मार पाता। हालांकि ये बात तो सही थी कि अगर सिद्धार्थ की वो मां सचमुच उसकी मां नहीं थी और एक चुड़ैल थी, तो उसका कत्ल कर पाना भी इतना आसान नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि उस हवेली से सिद्धार्थ को एक मिशन मिला था और वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। एक्चुअली उस पजल में कहा गया था कि सिद्धार्थ को उसके आगे की मंजिल सुरंग के रास्ते मिलेगी। सिद्धार्थ का मिशन तो था कि वो किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को उस हवेली के बाहर निकाल पाता, लेकिन उस हवेली में उसके डैडी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। जो सच उसे उसकी मम्मी के बारे में पता चला था, उसे हजम कर पाना भी सिद्धार्थ के बस की बात नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद रात होने के पहले ही वे सभी लोग एक बार फिर गेस्ट हाउस वापस लौट चुके थे। इन दिनों जब से प्रीतम ने बूढ़े बाबा पर हमला किया था, तब से उन्हें लेकर सिद्धार्थ कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं था। उसने बूढ़े बाबा को अपने साथ गेस्ट हाउस में रहने के लिए ही मना लिया था। यह एक ऐसी रात थी जिसके पहले ही सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। आमतौर पर सिद्धार्थ हवेली में रात के वक्त गया था, लेकिन आज रात को फिर से सर्किट हाउस में बिताने वाला था। वे लोग जब गेस्ट हाउस में वापस पहुंचे, उस वक्त दयाल पहले ही डिनर का इंतजाम कर चुका था। गेस्ट हाउस में उस पुरानी डाइनिंग टेबल पर खाना पहले ही रख दिया गया था। वैसे तो दयाल ज्यादा कुछ बोला नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से सिद्धार्थ की मां वहां रहने आई थी, दयाल उन्हें देखकर बहुत डर जाया करता था। चाहे वहां जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इन सब की आंखों पर तो मां के प्यार की पट्टी पड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि वीरानगढ़ में कुछ भी हो सकता था और वो किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन वो मजबूर था। दिन में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सिद्धार्थ की मम्मी और गौरी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं था। सिद्धार्थ को तो दोनों बहुत ही अजीज थे, क्योंकि रात अभी ज्यादा नहीं बीती थी, इसलिए सिद्धार्थ चाहता था कि वो खुद को वहां की काली ताकतों से निपटने के लिए भी और ज्यादा तैयार कर ले। सिद्धार्थ ने अपने बैग से बुक्स निकाली और पढ़ने लगा। अब तक तो सब कुछ ठीक था, तभी एक किताब में सिद्धार्थ ने पढ़ा कि ये बुरी ताकत है, अमावस और पूर्णिमा के दिन जरूर कुछ न कुछ बुरा काम करती है, जिससे इसकी शैतानी ताकतें और भी बढ़ती रहे। जल्दी ही कुछ दिनों बाद इसी हफ्ते में अमावस आने वाली थी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए मॉडर्न गैजेट्स के इस्तेमाल का ख्याल सिद्धार्थ के दिमाग में एक बार फिर आया। अगर आज उसके पास वैसा कोई भी गैजेट होता जिससे ये पता चल पाता कि कोई ऐसी ताकत आसपास मौजूद है, तो जो लोगों का शक था उस पर सिद्धार्थ को यकीन हो जाता। दूसरी तरफ गौरी अभी भी उस मंजर से सिहर उठी थी। उसके हाथों में हथकड़ियों के जो निशान उभर आए थे, उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे और हाथों पर उसे किसी बुरी आत्मा ने नोचा था। गौरी उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसे वहां पीने को पानी तक नहीं मिला था। गौरी हालांकि इस बात से थोड़ी हैरान जरूर थी कि उसके अपने लोगों ने उस पर शक किया था, लेकिन वह इस बात को भी समझ सकती थी कि वो चुड़ैल सिद्धार्थ की भावनाओं से खेल रही थी। वीरानगढ़ के लिए इस रात का अंधेरा कभी नहीं खत्म होने वाला था, क्योंकि कल की सुबह वहां एक और काली साजिश का जन्म होने वाला था। आज रात वीरानगढ़ का सन्नाटा आने वाले कल को चीख पुकार से भर देने वाला था। ये कोई नहीं जानता था कि कल की सुबह कैसी होने वाली थी। इस बार उन काली ताकतों का शिकार बनने वाले थे वीरानगढ़ के छोटे छोटे बच्चे। रात में ही लगभग गांव के 5 बच्चे अपने घरों के आसपास से ही गायब हो चुके थे।
यह सिलसिला शाम से ही शुरू हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीत जाती तब तक लोग यकीन नहीं कर पाते। जिनके खुद के बच्चे लापता थे उनका हाल बहुत बुरा था। अगर कल के पैदा हुए उन बच्चों के जाने से उनके पेरेंट्स का ये हाल था, तो सिद्धार्थ ने तो उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले पेरेंट्स को खोया था। तो क्या गांव वाले अब सिद्धार्थ के दर्द को समझने वाले थे? एक दो बच्चों की बात तो हजम की जा सकती थी कि वे लोग साथ साथ कहीं चले गए होंगे, लेकिन 5 बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? गेस्ट हाउस में सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन वहां पर एक शख्स अभी ऐसा भी था जिसे नींद नहीं आ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी या वो पूरे वीरानगढ़ की नींद उड़ाने वाली थी, ये तो आने वाला मनहूस वक्त ही बताने वाला था। सुबह होते ही गांव में चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद गांव के लोग वहां गेस्ट हाउस के बाहर आकर शोर मचाने लगे। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, बाहर निकलो, ना तुम सब लोग यहाँ पर आते और ना एक बार फिर ये सिलसिला शुरू होता। ये कहते हुए गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सिद्धार्थ और बाकी लोग ने बाहर आकर पूछा कि अब तक जो गांव वाले सिद्धार्थ की मदद के लिए वहां नहीं आए थे, अचानक आज यहाँ कैसे आ गए थे? और सिद्धार्थ, जो कि उन लोगों का और उनके गांव का भला करने के लिए यहाँ आया था, उसके सामने इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब था? लेकिन तुम सब लोगों को आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों सिद्धार्थ के खिलाफ हो गए हो? बूढ़े बाबा ने गांव वालों से पूछा। हैं? इसके और इसके पेरेंट्स के यहाँ पर आने के बाद से ही हम लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये बात सच है कि फैक्ट्री शुरू करके इन लोगों ने गांव वालों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन मना करने के बावजूद भी इसके पिता को उस मनहूस हवेली में जाने को किसने कहा था? गांव के तकरीबन 50 औरत आदमी गेस्ट हाउस के सामने इकट्ठे होकर सिद्धार्थ से पूछने लगे। सिद्धार्थ को खुद कुछ मालूम नहीं था, वो किसी की बातों का क्या जवाब देता। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं आप सब लोगों को उस मनहूस हवेली और यहाँ के भूतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मेरे डैडी ने भी आप लोगों के भले के लिए ही वो फैक्ट्री बनाई थी। जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भूत हम लोगों के साथ गांव में नहीं आए हैं, वो तो पहले से यहाँ थे। बस बात इतनी है कि शायद उन्हें ये लगने लगा है कि कोई उन्हें गांव से निकालना चाह रहा है। सिद्धार्थ ने कहा। बातें सिद्धार्थ चाहे जो भी कर ले, लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें तो अपने बच्चे वापस चाहिए थे। अरे ये क्या हमारी भलाई करेगा? इसकी खुद की माँ उन भूतों के साथ मिल चुकी है। मैंने खुद सिद्धार्थ की माँ को प्रीतम के साथ हंसते खेलते बात करते देखा था। वहां मौजूद एक आदमी ने गुस्से से कहा। उस आदमी ने अभी जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। सिद्धार्थ की आंखों पर अब तक माँ के प्यार की जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी थी। उसे इस सबसे जो धक्का लगा था उसे बयां नहीं किया जा सकता था। इतने दिनों बाद उसे उसकी माँ मिली थी, लेकिन वो उसकी असल में माँ नहीं थी। उन भूतों ने सिद्धार्थ के इमोशंस के साथ खेला था। सिद्धार्थ ने गांव वालों को बताया कि जो कुछ वो लोग कह रहे हैं उसमें आधी हकीकत है। सिर्फ उस औरत की सूरत ही उसकी माँ से मिलती है, पर दरअसल वो एक चुड़ैल है जो उसके माँ के वेश में आई थी। सिद्धार्थ ने उन लोगों से वादा किया कि चाहे जो हो वो सबके बच्चों को सही सलामत उनके पास पहुंचाने की कोशिश करेगा। बदले में गांव वालों से चाहिए कि अब कम से कम वो लोग उसकी थोड़ी मदद तो करनी शुरू कर दें। अगर उन लोगों के बच्चे उनके घर के आसपास से गायब हुए थे, इसका मतलब तो ये था कि इसके पीछे उनकी लापरवाही भी एक बड़ी वजह थी। वो गांव तो पहले से ही बहुत खौफनाक था, तो फिर वो लोग शाम होने के बाद अपने बच्चों को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते थे? गांव वालों ने हवेली में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आफत तो उन पर भी आ रही थी। इसलिए इस परेशानी से निपटना ही इसका एकमात्र सल्यूशन था। गांव की एक औरत की भी बीती रात दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। उसकी गर्दन को घुमाकर तोड़ दिया गया था और उसके हाथ पैर भी मुड़े हुए थे। हालांकि उसका खुद का तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन एक बात तो जाहिर थी कि उसने प्रीतम और सिद्धार्थ की मां का रास्ता रोकने की कोशिश जरूर की होगी। प्रीतम, जो कि उस गांव से ही था, अब उसकी लालच हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और बुरी ताकतों के साथ मिलकर वो गांव में बर्बादी लाने पर आमाद था। सिद्धार्थ की मां बनी वो चुड़ैल और प्रीतम दोनों मिलकर मौत का खेल खेलने लगे थे। हवेली के शैतान की ये 2 मोहरे थे जिन्हें इंसानों से बदला लेने के लिए भेजा गया था। इसका मतलब तो ये था कि इस वक्त सिद्धार्थ की लड़ाई उसकी खुद की मां के खिलाफ थी। उन शैतानों ने सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाकर हर किसी का दिल दहला दिया था, क्योंकि अब
अमावस बहुत करीब थी। इसीलिए बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि उसकी ये झूठी माँ हो ना हो उन बच्चों की बलि देने वाली है। सिद्धार्थ को इस बात का एहसास था कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी उसकी फैमिली की भी थी। सब कुछ जानने के बावजूद उसके डैडी को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था और उस हवेली में तो कदम भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अब आगे सिद्धार्थ को कुछ भी करके पहले तो उन बच्चों का पता लगाना था। अब चाहे जो हो सिद्धार्थ को इस अंजाम तक पहुंचना ही था। उन लापता हुए बच्चों को उसे सही सलामत वापस लाना था। सिद्धार्थ ने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी हद तक जाएगा लेकिन गांव वालों और बच्चों की जान जरूर बचाएगा। सिद्धार्थ जानता था कि ये सब कुछ करने के बाद प्रीतम कहीं और गया नहीं होगा बल्कि हवेली के आसपास ही होगा। इस बार सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो किसी और की जान को खतरे में बिल्कुल नहीं डालेगा और वो खुद प्रीतम और उस चुड़ैल का सामना करेगा जो उसकी मां बनने का नाटक कर रही थी। अपना टूल बैग अपने कंधे पर रखकर वो निकल पड़ा हवेली की तरफ। बच्चों के गायब हो जाने के बाद सारे गांव वाले सिद्धार्थ और उसके साथियों के खिलाफ हो गए थे। इससे पहले कि सिद्धार्थ हवेली तक पहुंच पाता उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे प्रीतम और उसकी वो झूठी मां मिल गई। वो दोनों वहां हंसते हुए अपने जीत का जश्न मना रहे थे। बच्चों का वहां पर कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। वो लोग जिस चबूतरे पर बैठे थे वहां पर खून भी पड़ा हुआ था जो कि अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं था। तो क्या इसका मतलब उन बच्चों की बलि दे दी गई थी? क्या उस चुड़ैल ने उन बच्चों का खून पी लिया था? इससे पहले कि सिद्धार्थ उस तक पहुंच पाता उसको उसे अपने पास आता देखते ही वो चुड़ैल न जाने किस वजह से अचानक गायब हो गई। प्रीतम भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास पहुंच गया। प्रीतम के पास वहां एक पोटली में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए थे और उसके गले में कुछ सोने की चेन लटक रही थी। अगर मामला किसी शहर का रहा होता तो अब तक पुलिस ने प्रीतम को दबोच लिया होता, लेकिन वीरानगढ़ तो दुनिया से ही अलग था। सिद्धार्थ को अपने सामने पाकर भागने में नाकाम होने के बाद प्रीतम ने एक चाकू से सिद्धार्थ पर वार करना चाहा। सिद्धार्थ हमले से पूरी तरह से नहीं बच पाया और उसके हाथ पर एक गहरा जख्म आ गया। फिर उसने दूसरा हमला किया और इस बार निशाना सिद्धार्थ का पेट था। तो क्या सिद्धार्थ प्रीतम के हाथों मारा जाएगा? प्रीतम में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो एक नौजवान लड़के का मुकाबला करने लगा? उन बच्चों का क्या होगा? क्या वो चुड़ैल भी प्रीतम के साथ मिलकर सिद्धार्थ पर हमला करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। प्रीतम ने ऐसे ही सिद्धार्थ पर एक के बाद एक वार करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन उसे हर बार कामयाबी नहीं मिली। सिद्धार्थ, जो कि अब तक प्रीतम को बस एक आम लालची शख्स समझते आ रहा था, वो प्रीतम तो सचमुच बहुत खतरनाक था। सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई थी और उसके अंदर अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार भी थे। इसीलिए अब तक वो कानून और तमीज के दायरे में रहकर सब कुछ कर रहा था। उसे इस बात को समझने में बहुत वक्त लग गया था कि शैतानों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखती। वो लोग तो सिर्फ मरना या मारना जानते हैं। अगर इसी भाषा को प्रीतम समझ सकता था तो सिद्धार्थ ने भी ठान लिया था कि अब उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब एक बार फिर प्रीतम वार करके थक कर चूर हो गया, सिद्धार्थ के एक ही पंच से वो दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका खंजर नीचे गिर गया तो बिना वक्त बर्बाद किए सिद्धार्थ ने उसका वही छुरा उठाया और प्रीतम के पेट में भोंक दिया। प्रीतम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा उफान मार रहा था। अब तक सिद्धार्थ का दिल ऐसा कुछ भी करने की गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए उसे प्रीतम की जान लेनी ही पड़ी। हवेली के भूतों के एक प्यादे का अंत हो चुका था। सिद्धार्थ अपने रास्ते के एक कांटे को तो उखाड़ चुका था, लेकिन वो उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था जो उसकी मां की शक्ल अख्तियार कर उसके सामने आई थी। जहां पर प्रीतम नीचे गिरा, वहीं उस चबूतरे पर सिद्धार्थ को अगली पहेली दिखाई दी। सिद्धार्थ के शरीर से निकले खून की बूंद से वो अक्षर उभर आए। मौत के चुंगल में अकेले जाना होगा, रेगिस्तान के झरने का पता लगाना होगा। बच्चे मिलेंगे तुम्हें एक शर्त पर, खुद को बलि चढ़ाना होगा। ये पहेली तो सचमुच बहुत खतरनाक और नई तरह की थी। रेगिस्तान में पानी का जरिया तो शायद ढूंढने से कहीं मिल भी जाए, लेकिन झरना होना तो लगभग
इम्पॉसिबल बात थी। बाबा की मदद के बिना ऐसी जगह को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार तो पजल में साफ मेंशन था कि सिद्धार्थ को वो काम अकेले ही करना था। इस काम को करने में बहुत ज्यादा वक्त और हिम्मत की जरूरत थी। हिम्मत की तो सिद्धार्थ के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर बात वक्त की जाती तो वक्त उसके पास बहुत ज्यादा नहीं था। इससे भी बड़ी बात तो यह थी कि सिद्धार्थ को चाहे जैसे भी हो उन बच्चों को ढूंढकर उस चुड़ैल से बदला लेना था जिसने उसकी मां का रूप बनाकर उसकी भावनाओं से खेला था। अगर बात झरने की थी तो यह बात तो पक्की थी कि झरना पहाड़ से ही गिर रहा होगा। झरने में से ज्यादातर वही पानी नीचे गिरता है जो बारिश में पहाड़ों पर इकट्ठा होता है या घने जंगलों में पेड़ के पत्तों पर ओस तरह जमा हुआ होता है। इसका मतलब पहले से सिद्धार्थ को वो पहाड़ तलाश करना था जहां थोड़ा बहुत जंगल भी मौजूद हो। बात सिर्फ पहाड़ी की होती तो सिद्धार्थ एक ऐसे पहाड़ पर पहले भी गया था, लेकिन उस पहाड़ पर ऐसा कोई झरना नहीं था। सिद्धार्थ को वीरानगढ़ के हर दिशा में जाकर ऐसे किसी झरने की तलाश करना था। पहले उन्हें जो पहाड़ दिखाई देता था वो वीरानगढ़ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और उसी माउंटेन रेंज की पहाड़ी पर भी कहीं वो झरना भी मौजूद हो सकता था। सिद्धार्थ किसी भी तरह से अपने आप पर और अपनी मां के नाम पर लगे हुए उस धब्बे को धोना चाहता था। हालांकि गांव के लोग भी इस बात को जानते थे। ये सब कुछ सिद्धार्थ की असली मां ने तो किया नहीं होगा, लेकिन डूब तो उसी का था। इसीलिए जिनके बच्चे गुम हुए थे उन्हें किसी भी लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ ने अपने कदम आगे बढ़ाए और झाड़ियों से पटी रेत और धूल से सनी वीरानगढ़ की पगडंडियों पर वो पहले उसी तरफ निकला जिस पहाड़ पर उन्हें किसान की झोपड़ी दिखाई दी थी। वहां उस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी और सिद्धार्थ का रास्ता रोकने के लिए कोई भी बुरी ताकत नहीं आई और वो आसानी से उस पहाड़ पर चढ़ गया। थोड़ी थकान मिटाने के लिए उसने 1-2 बार लंबी सांस ली और थोड़ा पानी पिया। आसपास देखने पर उसे काफी दूर और ज्यादा ऊंचाई पर जंगल दिखाई देने लगा। खजूर के लंबे लंबे पेड़, कुछ घनी झाड़ियां और कुछ पेड़ उसे दिखाई देने लगे। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। ज्यादातर चट्टानें नुकीली और सीधी ढलान वाली थी। यहां तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे सिद्धार्थ को लगे कि वो किसी खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो क्या सिद्धार्थ आसानी से उस झरने को ढूंढ निकालने वाला था? आसमान ने अपना रंग बदला। काले बादल छाने लगे। हवा के तेज झोंके बवंडर में तब्दील होने लगे और तेज आंधी चलने लगी। मजबूरी में सिद्धार्थ को एक जगह खड़ा होना पड़ा और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। सिद्धार्थ के लिए अपने पैरों को जमीन पर जमाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। शोर करती हुई हवा चट्टानों से ऐसे टकरा रही थी जैसे उनके टुकड़े टुकड़े करने पर आमाद हो। सिद्धार्थ ज्यादा देर खुद को नहीं संभाल पाया और तेज आंधी ने उसे करीब 3 फीट ऊपर उठाकर पास की चट्टान पर जोर से पटक दिया। वो ढलान पर फिसलने लगा। लुढ़कते वो बेर की कटीली झाड़ियों पर जाकर रुका। सिद्धार्थ की पीठ पर अंदरूनी चोटें आई थी और उसके पीछे की तरफ सिर से खून निकलने लगा था। कोई बहादुर कितना भी हो, लेकिन इस तरह से चोट लगने पर मुंह से आह तो निकल ही जाती है। क्योंकि उस वक्त सिद्धार्थ अकेला था तो वो दर्द की वजह से चीख पड़ा आ, आ, आ। धीरे से कहराते हुए उठने के बाद अपने शरीर पर लगे कांटों को आहिस्ते से निकालकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए पास ही एक छोटी सी चट्टान पर बैठ गया। हवा अब भी तेज रफ्तार से बह रही थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी अब पहले से कम थी। अपने सिर पर उसने एक रुमाल कसकर बांध लिया और दर्द के बीच आहिस्ता से खड़ा हुआ। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। पीठ में लगी चोट की वजह से उसे चलने में अच्छा खासा दर्द हो रहा था। उस पर बार बार टूल बैग पीठ से टकरा भी रहा था। सिद्धार्थ ने अपने साथियों के कहने पर भी अपनी मां पर शक नहीं किया था। ऑब्वियसली किसी भी बेटे को अपनी मां पर इस तरह से शक करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब जब असलियत सिद्धार्थ पर जाहिर हो चुकी थी तो वो जल्द से जल्द उस चुड़ैल को ढूंढकर उसे मुक्ति देने वाला था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ फाइनली उस पहाड़ी के एक ऊंचे हिस्से पर पहुंच चुका था जहां पर घना जंगल था। अब तक सिद्धार्थ स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। थकान और चोट की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा था। लगभग शाम के 5 से 5:30 बजने को थे। इन काली ताकतों से लड़ने के लिए
फिजिकल स्टेमिना से कहीं ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और व्हील पावर की जरूरत पड़ती है। जंगल में कदम रखते ही सिद्धार्थ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब कोई भी शख्स अकेले ऐसी किसी जंगल में कदम रखते जहां न बंदा हो न बंदे की जात, तो अच्छे खासे सूरमा की पतलून गीली हो जाती है। जंगल के पत्तों पर उसके पैर पड़ते ही जैसे ही पत्तों के दबने की आवाज आई, न जाने कहां से छोटे छोटे कांटों से भरी हुई एक बेल आई और उसने सिद्धार्थ के पैर को जकड़ लिया। यह सब कुछ नेचुरल नहीं था, इसके पीछे शैतानी शक्तियों का हाथ था। सिद्धार्थ को जो दर्द होने लगा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। सिद्धार्थ ने झट से अपने बैग से वो खंजर निकाला और उस बेल को काटकर अलग कर दिया। इस तरह के छोटी मोटी परेशानियों से सिद्धार्थ जैसे शख्स को रोका नहीं जा सकता था। फॉरेस्ट एरिया था और उस पर मुकाबला भूतों से। हर कदम और भी ज्यादा सोच समझ कर रखना था। अब तक बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था और सिद्धार्थ बिना मशाल या टॉर्च के आगे बढ़ सकता था। झरने की बहने की आवाज अब साफ साफ सुनी जा सकती थी। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान से पतली सी धार वाला झरना बह रहा था। नीचे की तरफ जहां वो झरना गिर रहा था, वहां उस पानी के बीच से वहां बनी एक खतरनाक सी गुफा दिखाई दे रही थी। हो न हो गांव से गायब किए गए बच्चों को उस गुफा में ही रखा गया होगा। सिद्धार्थ अपने साथ लाई हुई रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। गुफा में झिंगूर की आवाज आ रही थी। उछल उछल कर चट्टानों पर पैर जमाकर वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। झरने के पानी का शोर और इधर उधर उड़ती हुई चमगादड़ों के पंखों की आवाज, इस सब के अलावा वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या सचमुच बच्चों को वहीं रखा गया था? थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ फाइनली उस गुफा के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उस जमीन पर इतनी काई थी कि पैर जमाना पॉसिबल ही नहीं था। उसने जैसे तैसे पैर जमाने की कोशिश की और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। सिद्धार्थ पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द और थकान को बर्दाश्त कर रहा था और अभी मुंह के बल गिरने से उसके मुंह में चोट आई थी और खून निकलने लगा था। उसकी कोहनी भी चोटिल हो गई थी। वो उठा और खुद को संभाल कर उसने गुफा में कदम रखा और उसके कदम रखते ही कानों को फाड़ देने वाली तेज चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनने के बाद सिद्धार्थ इस बात को लेकर श्योर था कि वो चुड़ैल वहीं मौजूद थी। सिद्धार्थ, मेरे बच्चे, तुम आ गए। आओ आओ, अपनी मां के पास आओ। गुफा के अंदर से आवाज आई। उस आवाज को सुनने के बाद सिद्धार्थ का खून खौलने लगा था। थोड़ी ही देर बाद अंदर से बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ ने अपने टूल बैग से टॉर्च निकाला और गुफा के और अंदर की तरफ चला गया। उसने देखा कि अंदर दीवारों पर मशाल टंगी हुई थी और वहां एक चबूतरे पर उन सारे बच्चों को सिर के बल सुलाया गया था। वहां एक बड़ी सी तलवार पड़ी हुई थी। आसपास कुछ प्यालों में खून रखा हुआ था और कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी और भयानक शैतान की मूर्ति बनी हुई थी। उसके लंबे लंबे दांत बाहर थे और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शैतान को खून से नहलाया गया था। वो जिस तरह का माहौल था उससे ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि वो चुड़ैल उन बच्चों का बलि देकर उस शैतान को खुश करना चाहती थी। अब असली मुकाबला होने वाला था, लेकिन अब तक सिद्धार्थ को चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दी थी। सिद्धार्थ को देखकर वो बच्चे और भी जोर जोर से रोने लगे और उससे अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। उन बच्चों में कुछ बच्चे तो 3-4 साल के थे और कुछ 10 साल के। उनके मासूम चेहरों को देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। सचमुच ऐसे छोटे बच्चों की बलि देने के बारे में सोचने वाला कोई शैतान या उसका फॉलोअर ही हो सकता था। सिद्धार्थ, अब इन बच्चों के साथ तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। यह कहते हुए उस चुड़ैल की आवाज वहां गूंजने लगी और इस बार वो फिर सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ के मां के रूप में ही आ गई। उसने सिद्धार्थ पर कोई हमला तो नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ के जख्मों से खून बहने लगा। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ के पास अभी भी मुर्दे की राख रखी हुई थी और उसके पास वो खंजर भी मौजूद था। ये बात तो वो नहीं जानता था कि क्या उससे उस चुड़ैल का खात्मा होगा, लेकिन उसने उस चुड़ैल पर वो राख फेंकी और जैसे ही वो चुड़ैल तड़पने लगी, सिद्धार्थ ने वो खंजर उसके दिल में भोंक दिया। वो चुड़ैल तड़पने लगी
और सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, वीरानगढ़ आया नहीं बल्कि उसे उसकी किस्मत ने यहां भेजा है। उसे हवेली के शैतान ने साजिश रच के बुलवाया है। वो उस हवेली के असली शैतान का सामना नहीं कर पाएगा और अब वीरानगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मौत का राज होगा। सिद्धार्थ ने उस चुड़ैल का काम तमाम कर दिया था। वो चुड़ैल अब खामोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उन बच्चों को वहां से निकाला और मशाल जलाकर पूरी सावधानी से उन बच्चों को साथ लेकर गांव के लिए निकल गया। वो चुड़ैल जो सिद्धार्थ के मां के वेश में थी, उसे मारने के बाद सिद्धार्थ का दिल बुरी तरह टूट चुका था। तो क्या सिद्धार्थ उन बच्चों को सही सलामत लेकर गांव में पहुंच पाएगा? उस चुड़ैल ने जो कहा था उसका मतलब क्या था? आखिर सिद्धार्थ की किस्मत उसे वीरानगढ़ क्यों ले आई थी? क्या वीरानगढ़ के लोग सिद्धार्थ की वजह से ये सब कुछ भुगत रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए। योर डेस्टिनी कैन चेंज योर डेस्टिनेशन। ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी हुआ और उसे वीरानगढ़ आना पड़ा। सिद्धार्थ अपनी उस नकली मां से छुटकारा पाकर बच्चों के साथ सही सलामत वीरानगढ़ पहुंच चुका था। घायल हालत, रात का वक्त और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर चलना, इतनी सभी परेशानियों को उसने फिर से एक बार अपना मुकद्दर मान के सह लिया था। वक्त रात के करीब 10 या 10:30 का हो रहा था। बेचैनी की वजह से गांव के लोग आज भी सो नहीं पाए थे। वो वीरानगढ़ जो शाम होते ही सन्नाटों की आगोश में सो जाया करता था, आज बेचैनी की वजह से वहां नींद का ख्याल तक किसी के जहन में नहीं आया था। जब उनसे उनके बच्चे छीन लिए गए थे तो रात में मौत के खौफ से कभी बाहर न निकलने वाले भी सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे। शायद उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि सिद्धार्थ पर क्या बीत रही होगी, जिसने इतने दिनों पहले अपने पेरेंट्स को खो दिया था। जब सिद्धार्थ गांव पहुंचा तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें तो उनके बच्चे वापस मिल गए थे। सिद्धार्थ जख्मी था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी और ज्यादा बात करने की हालत में नहीं था। वो चुपचाप गेस्ट हाउस चला गया। इस बार गांव वालों ने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ अपनी जान पर खेलकर उनके बच्चों की जान बचाई। गांव वालों के दिल में सिद्धार्थ को लेकर अब ख्यालात बदलने लगे थे। तो क्या इसका मतलब ये माना जा सकता था कि गांव वाले अब सिद्धार्थ का साथ देने वाले थे? अगर ये बात सच है कि सिद्धार्थ का वीरानगढ़ आना उसके मुकद्दर का खेल था और वो शैतान उसे किसी भी तरह वहां खींच लाता, तो फिर उस शैतान ने सिद्धार्थ को इस चीज के लिए क्यों चुना था? सिद्धार्थ तो दिल्ली का रहने वाला लड़का था और उसकी पढ़ाई भी अमेरिका में चल रही थी। फिर आखिर वीरानगढ़ के शैतान का सिद्धार्थ से क्या लेना देना हो सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन सिद्धार्थ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। शरीर पर मिले जख्मों को तो वो आसानी से बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने रूप बदलकर जो घाव उसकी आत्मा और दिल को दिया था, उससे ना चाहकर भी सिद्धार्थ दिल ही दिल रोने लगा था। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, वो कितना ही पढ़ लिख जाए, लेकिन माँ बाप का साया हर एक बच्चे के लिए सुकून और सिक्योरिटी की फीलिंग लाता है। सिद्धार्थ ऐसे में अपने आप को दुनिया के सबसे बदनसीब बच्चों में गिन रहा था, जिसके पेरेंट्स होते हुए भी उसके साथ नहीं थे, या शायद अब वे लोग इस दुनिया में नहीं थे। हर किसी की दर्द और घुटन को बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। आखिर कब तक सिद्धार्थ अपनी जान से भी अजीज पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यूं ही मारा मारा फिरते रहेगा? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। क्या फायदा मेरे जैसे बेटे का, जिसके जिंदा होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स न जाने किस हाल में होंगे। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसे लेकर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा अपसेट था। चाहे वो चुड़ैल जो उसकी मां बनी थी उसके लिए ये खेल रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा जख्म था। उसने अपनी मां की शक्ल वाली चुड़ैल को चाकू मारा था। उसे इस बात का भी अफसोस था कि उसने प्रीतम को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसने ऐसा बच्चों को बचाने और खुद की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन फिर भी अब वो एक खूनी बन चुका था। अगर वीरानगढ़ भी किसी और आम जगह की तरह होता तो अभी सिद्धार्थ सलाखों के पीछे होता। जब वो रात को तकरीबन 11 बजे गेस्ट हाउस पहुंचा तो वहां मिस्टर बजाज और गौरी उसका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोटें आई है, क्या तुम बच्चों को सही सलामत वापस ले आए? क्या उस प्रीतम और चुड़ैल ने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका? और आखिर वो लोग बच्चों को कहां ले गए थे? मिस्टर बजाज ने पूछा। सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज के पूरे सारे सवालों के जवाब दिए
और उसने उन्हें बताया कि किस तरह से शैतान ने उसे वीरानगढ़ बुलाने के लिए यह सारा जाल बिछाया था। सिद्धार्थ की बताई हुई इस बात को सुनने के बाद वे दोनों बहुत हैरान हो गए। आखिर सिद्धार्थ ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो शैतान उसकी आड़ लेकर इतने सारे मासूमों को परेशान कर रहा था, न जाने कितने लोगों की जान ले चुका था। तो क्या वीरानगढ़ में जो कुछ हो रहा था उसका सेंटर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ही था? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से पूछा कि उसकी उस झूठी माँ का क्या हुआ और वो धोखेबाज प्रीतम अब कहाँ है। जिन बातों का जवाब देते वक्त सिद्धार्थ इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि प्रीतम ने उस पर चाकू से हमला किया था और बीच बचाव में वो मारा गया। ऐसे ही जब वो उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उससे उस चुड़ैल को भी मुक्ति देनी पड़ी। मिस्टर बजाज और गौरी ने सिद्धार्थ को तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश की और कहा कि जो कुछ उसने किया वो गलत नहीं है और उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आखिर हवेली का वो असली शैतान था कौन और इतने सारे भूतों को उसने अपना गुलाम कैसे बना रखा था? ऐसे कई सवाल अब उनके जहन में थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। चलो सिद्धार्थ, तुम्हें फर्स्ट एड देता हूँ, उसके बाद तुम खाना खाकर सो जाओ। बातें जो भी हो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, मिस्टर बजाज ने कहा। इसके बाद दयाल ने सिद्धार्थ को खाना खिलाया और वे सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सिद्धार्थ सोने से पहले अपने आप को उस शैतान के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, आखिर उसे क्यों उसके पेरेंट्स से जुदा कर दिया गया था। जिस शैतान के बारे में उस चुड़ैल ने जिक्र किया था, उस शैतान के ये सब करने के पीछे राज क्या हो सकता था? क्या लोगों को मारकर वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था? अगर ऐसा कोई शैतान था जिसकी हुकूमत वीरानगढ़ के तमाम भूतों पर थी, तो फिर उसका खात्मा करके वीरानगढ़ को भूतों से आजाद कराया जा सकता था। रात काफी हो चुकी थी और सिद्धार्थ पहले से ही घायल और थका हुआ था। चाहकर भी वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाया और उसे नींद आ गई। उसकी नींद जब खुली तो वो अब बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर जो चोटें आई थी उसकी वजह से वो अब भी दर्द महसूस कर रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन एक के बाद एक मिल रही फिजिकल और मेंटल इंजरीज ने उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना सिखा दिया था। सुबह होने के बाद उसका सबसे पहला प्लान था कि वो बूढ़े बाबा को साथ लेकर उस असली शैतान के बारे में पता करने निकल जाएगा। उधर हवेली में इस वक्त 6वां दरवाजा खुल चुका था, इसलिए सिद्धार्थ के लिए वहां जाना भी जरूरी था। शायद हो सकता था कि उसकी परेशानी का कोई हल मिल जाए, या यही वो दरवाजा हो जिसके पीछे उसे सचमुच उसके पेरेंट्स मिल जाए। हर एक दिन नई उम्मीद और नई चुनौतियां सिद्धार्थ के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए तैयार था। तो क्या आने वाली सुबह सिद्धार्थ के लिए कुछ राहत लेकर आने वाली थी? राहत, वो भी वीरानगढ़ के उस शैतान के होते हुए जो लगभग 800 सालों से पूरे वीरानगढ़ को शमशान बनाए हुए था। खैर, अब अंजाम की परवाह किसे रह गई थी। सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स के बिना भी नहीं आना चाहता था। अब तक पूरे गांव में भोले बाबा को छोड़कर किसी ने भी सिद्धार्थ की सचमुच मदद करने का नहीं सोचा था। गांव वालों के बीच से निकलकर जो प्रीतम सिद्धार्थ की मदद करने का दिखावा कर रहा था, वो भी तो शैतानों का ही एक प्यादा था। सिद्धार्थ अभी इस बात से अनजान था कि जिस प्रीतम को मारने का वो अफसोस मना रहा था, दरअसल उसके उस मारे जाने के बाद भी उसकी लाश वहां से गायब हो गई थी। ये क्या राज था? क्या इसका मतलब ये था कि प्रीतम की लाश को उन भूतों ने ही कहीं गायब कर दिया था, या वो खुद ही एक भूत था जो इंसान बनने का नाटक करते आ रहा था? सुबह जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो गेस्ट हाउस के सामने काफी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा ने उन लोगों के वहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करने के लिए वहां आए हैं। गांव वालों से जो कुछ हो सकता था वैसे वो लोग सिद्धार्थ के लिए अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट लाए थे। कुछ लोगों ने फल, कुछ सब्जियां, कुछ और भी जरूरी सामान जो उनसे हो सका वो लेकर सिद्धार्थ को देने के लिए लाए थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि सिद्धार्थ के डैडी की एक गलती की वजह से उन सभी लोगों की जान दोबारा से आफत में फंसी थी, पर सिद्धार्थ ने आज उनके बच्चों की जान बचाई थी। सिद्धार्थ गांव वालों से बहुत अदब से पेश आते हुए उनसे शुक्रिया कहा और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे उन लोगों की ऐसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। उसने उन्हें बताया कि वो उनसे सिर्फ इतना चाहता है कि वे लोग उसे उसके पेरेंट्स को तलाश करने में हेल्प करें और हवेली के शैतान का राज उसे बता दें। जहां तक बात उसके पेरेंट्स को ढूंढने की थी तब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने हवेली के शैतान के बारे में जिक्र किया
तो गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। सबके सब एकदम खामोश हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बूढ़े बाबा ने उन्हें मनाने की कोशिश की और कहा कि अगर आज भी वो लोग नहीं समझे तो शायद आने वाला कल और भी ज्यादा बर्बादी लेकर आएगा। लेकिन जान से बड़ा और क्या हो सकता है। उन लोगों को बुरे से बुरे हालात में जीना मंजूर था, पर शैतान के हाथों मरना नहीं। लेकिन तभी गांव के मुखिया ने कहा कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। गांव के मुखिया पढ़े लिखे और थोड़े सुलझे हुए इंसान थे। हालांकि दहशत उनके दिमाग में भी कम नहीं थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, वीरानगढ़ में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उन भूतों के चक्कर में अपनों को न खोया हो। मुखिया जी की अपनी अलग कहानी थी, लेकिन ये वक्त कोई कहानी सुनाने का नहीं था। सिद्धार्थ ने मुखिया जी से कहा कि वो हवेली से वापस लौटने के बाद उनसे मिलेगा और आगे की बात करेगा। अब सिद्धार्थ गौरी और बूढ़े बाबा को साथ लेकर एक बार फिर हवेली की तरफ जाने के लिए तैयार था। वक्त दिन का था, इसीलिए खतरा थोड़ा कम था, लेकिन डर की भी एक अलग ही थ्योरी होती है। मिस्टर बजाज भी दोबारा से अपने डर को जीतकर सिद्धार्थ से कहने वाले थे कि वो भी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अपना टूल बैग और साथियों को साथ लेकर वो हवेली के छठे दरवाजे के पीछे की हकीकत को देखने के लिए निकल गया। वही सुनसान बियाबान हवेली, और वहां सन्नाटे की वजह से पीपल की पत्तों की सरसराहट और अपने ही कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। दरवाजे की कड़ी पहले ही खुल चुकी थी। पिछले खुले हुए 5 दरवाजों को पार करके सिद्धार्थ और उसके साथी बड़ी आसानी से छठे दरवाजे तक पहुंचे। सिद्धार्थ ने जैसे ही छठे दरवाजे को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, न जाने कहां से एक मोटी काली छिपकली उसके हाथ पर गिर गई। ओह शिट! इस छिपकली ने तो मुझे डरा ही दिया था, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ जो बड़े बड़े खतरों का आसानी से सामना कर ले रहा था, वो कहां ऐसे छोटे मोटे खतरों की परवाह करने वाला था। तो क्या अंदर फिर से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चलने वाला था? दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल और उसमें एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी, हजारों धूल खाती हुई किताबें, हर तरफ मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गंध। सिद्धार्थ जिसे पढ़ने का शौक था, उसके लिए तो मानो वो जहन्नुम जैसी हवेली जन्नत सी लगने लगी थी। लेकिन यह वीरानगढ़ था और वो एक हॉन्टेड हवेली। तो क्या उन किताबों को छूना सही था? क्या उनमें कोई ऐसी किताब सिद्धार्थ को मिल सकती थी जो उसके काम की हो? क्या वीरानगढ़ का 800 साल पुराना वो इतिहास उसी लाइब्रेरी से ओपन होने वाला था? कौन जाने। पर क्या था वो राज? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ उस लाइब्रेरी को देखकर कुछ वक्त के लिए तो जैसे पूरी तरह से खो गया। बस अगले ही पल जब उसे ख्याल आया कि उसे कैसी किताबों की तलाश करनी चाहिए, तो वो अपने काम पर जुट गया। वहीं इतनी पुरानी लाइब्रेरी देखकर गौरी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे तो अपने रिसर्च के लिए वहां बहुत कुछ मिल सकता था। और वो लाइब्रेरी भी अपने आप में एक एंटीक पीस थी। वहां हजारों पुरानी किताबें रखी हुई थी। सिद्धार्थ तो उसे देखकर कुछ पल के लिए अपने फिजिकल पेन को भी भूल गया। एक बात जिसे देखकर वो फिर से डिसअपॉइंटेड हुआ, वो ये थी कि इधर उधर सब तरफ देखने पर भी उसके पेरेंट्स का कहीं भी कुछ अता पता नहीं लग पा रहा था। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैप्स और ऐसे ही न जाने कितने कागजात वहां पर रखे हुए थे। इतने सालों से धूल खाती हुई ये किताबें अभी भी सही सलामत सिस्टमेटिक मैनर में जमी हुई थी। एक नजर में तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन किताबों का कोई अरेंजमेंट करता आ रहा होगा। तो क्या वहां पर कोई लाइब्रेरियन अब भी मौजूद था? वहां पर अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही थी, लेकिन उन पर धूल इतनी ज्यादा जमी थी कि उनका नाम तक ठीक से नहीं दिख पा रहा था। लेकिन वो लाइब्रेरी एक हॉन्टेड लाइब्रेरी थी, जिसमें रखी किताबें को पढ़ पाना इतना आसान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक टॉपिक से रिलेटेड बुक्स एक एक स्पेसिफाइड शेल्फ में अरेंज की गई थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ किसी किताब को हाथ लगाता, अचानक उस लाइब्रेरी का पूरा फर्नीचर थर्राने लगा। सिद्धार्थ आगे बढ़कर किसी किताब को हाथ लगा पाता, उससे पहले ही कुछ ही पलों में धड़ाधड़ करके वे किताबें एक एक करके नीचे गिरने लगी। उन किताबों के जमीन पर नीचे गिरने से इतनी धूल उड़ने लगी जैसे किसी धूल वाली जमीन पर हेलीकॉप्टर उतर रहा हो। आसपास सब कुछ दिखाई देना एक पल के लिए बंद हो गया और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी।
पीछे रहो, किताबों को छूने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ वीरानगढ़ में किसी भी चीज को यूं ही मुझसे पूछे बिना मत छूना, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे और गौरी भी एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए तो ये हलचल रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां हद से ज्यादा सन्नाटा छा गया। फिर उस सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई टफ सोल शूज पहनकर वहां पर चल रहा हो। अचानक वहां के सभी बल्ब बंद चालू होने लगे और थोड़ी ही देर बाद पूरी लाइब्रेरी जगमगाने लगी। अचानक जो किताबें नीचे गिरी हुई थी वो एक एक करके अपनी जगह पर वापस अरेंज होने लगी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा वो तीनों ही उस बुधा हवेली से अच्छी तरह वाकिफ थे। वहां कुछ भी इंसानी काबू में नहीं था। हो न हो उन किताबों को गिराने और जमाने दोनों का काम वहां मौजूद आत्माएं कर रही थी। थोड़ी देर तक वे लोग वहां हो रही सारी हलचल को यूं ही देखते रहे। अब तक वहां ना तो उन पर कोई हमला हुआ था और ना ही कोई अनहोनी, लेकिन अचानक कुछ बच्चों की मस्ती करते हुए, हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए वहां इधर उधर भागने की आवाज आई और फिर अचानक से बहुत जोर से किसी की गुस्सैल आवाज सुनाई दी। खामोश रहो, यहाँ पर बिल्कुल भी मस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ कायदा ही सब कुछ है। उस आवाज के सुनाई देते ही वो बच्चों की मस्ती करने की आवाज बंद हो गई और फिर अचानक उन लोगों के दाएं तरफ रखे हुए एक टेबल के खिसकने की आवाज आई। थोड़ी ही देर में उसके आसपास चेयर्स अरेंज होने लगी। धुंधला धुंधला दिखाई दिया कि काले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उनमें से एक सेंटर चेयर पर बैठ गया। उन्होंने देखा चेयर्स के सामने बुक्स ओपन होने लगी। सिद्धार्थ से ये सब कुछ और ज्यादा देर तक देखा नहीं गया और वो दोबारा वहां से एक किताब को उठाने गया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसे एकदम से बिजली का करंट लग गया हो। सिद्धार्थ समझ गया कि वहां के भूत आसानी से उन किताबों को छूने नहीं देंगे। इस दौरान न जाने कहां से एक कबूतर उड़कर आया और उस टेबल पर खुली हुई किताबों में से एक किताब के पास जाकर बैठ गया। सिद्धार्थ इस बात को जानता था कि वो कबूतर कुछ न कुछ हिंट देने के लिए ही बैठा था, लेकिन किसी भी चीज को छूने से पहले उसने एक टोटका अपनाने को सोचा, जो कि उसने एक किताब में पहले पढ़ा था। उसने हींग और कपूर को जलाकर वहां की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश की। जैसे ही सिद्धार्थ ने ऐसा करना शुरू किया, ऐसा लगने लगा जैसे वहां ताजी हवा आने लगी। वहां की घुटन कम होने लगी। इसका मतलब साफ था कि सिद्धार्थ का टोटका काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल बदल गया। इससे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जिस पर काला कवर था और गोल्डन इंक से उसका नाम लिखा हुआ था। सच या सपना? सिद्धार्थ ने उस किताब का नाम पढ़ा तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो किताब उसके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। अजीब बात तो ये थी कि उस किताब के अंदर एक बड़ा सा सफेद कागज रखा हुआ था। इससे पहले कि सिद्धार्थ उस किताब को हाथ लगाकर उसे ओपन करता, उसने पहले उस कागज को खींचकर बाहर निकाला। देखा कि उस पर खून से लिखा हुआ था, मौत के मुंह में फंसे हो तुम्हें है अपनों को भी बचाना, गांव के लोगों की ले लो मदद, देखो अगर मिल जाए कोई हमदर्द। जैसा कि उस कागज में लिखा हुआ था, उस हिसाब से उनका वहां ठहरना खतरे से खाली नहीं था। इतनी सारी किताबों को पढ़ने में तो सालों बीत जाते। इसका मतलब यही था कि अगर सिद्धार्थ वहां रखी एक एक किताब को पलट कर देखता तो उसे उसके पेरेंट्स का पता लगाने में सालों बीत जाते। ऐसा सिद्धार्थ के साथ पहले कभी नहीं हुआ था कि वो उस हवेली के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ना चाहा और कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसे हल करने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला हो। आगे क्या किया जाए, इससे पहले कि वो इस बात को सोच पाता, अचानक से लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें हवा में उड़ने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे वे उन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो रही थी। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और जोर जोर से वे किताबें आकर उन लोगों से टकराने लगी। सिद्धार्थ, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद हमें यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। इससे पहले कि हालात और भी बिगड़ जाए, हमें वापस यहाँ से लौट जाना होगा। रही बात गांव की हिस्ट्री का पता लगाने की, तो गांव के मुखिया ने मुझे कहा था कि वो लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। वे लोग कुछ ही देर में हवेली के बाहर निकले और गांव के मुखिया के घर चले गए। मुखिया उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए उन लोगों को कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा।
वहां सिद्धार्थ को एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने सिद्धार्थ से कहा, बेटा तुम जो कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन हम लोगों को इस अभिशाप के बीच ही जीना पड़ेगा। तुम्हारे कुछ भी करने से बस हम लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सिद्धार्थ जब उस बूढ़ी औरत से सारी बातें कर रहा था, उसी बीच गांव के मुखिया वापस लौट कर आ गए। जब वो वहां पर आए तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ गांव के कुछ और भी लोग थे। सिद्धार्थ ने उनसे कहा कि बताइए कि आप वीरानगढ़ के इतिहास के और हवेली के शैतान के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद मुखिया और गांव के बाकी सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब जब सिद्धार्थ उन लोगों से गांव और शैतान का जिक्र करता था तो उनके चेहरे पर 12 बज जाया करते थे। ऐसा है कि गांव के इतिहास के बारे में हम लोग बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमने तो बस अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस गांव को किसी शैतान का श्राप है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कहानियां सुनाया करते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और कहता है, मुखिया ने सिद्धार्थ से कहा। मुखिया ने सिद्धार्थ को यह भी बताया कि पुराने लोग कहा करते थे हवेली में किसी कमरे में बहुत पहले एक कत्लेआम हुआ था। गांव की कहानी इतनी पुरानी है कि उनके दादा परदादा को भी ठीक तरह से कुछ पता नहीं था। ऐसा कुछ तो सिद्धार्थ ने पहले भी सुन रखा था कि लगभग 800 साल पहले वहां पर ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। पर किसी ने कहा कि जो भी गांव के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ ने एक एक करके लगभग 10-15 लोगों से शैतान के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। हिम्मत नहीं थी कि वो उस शैतान के गुस्से को और बढ़ाने की जरूरत करे, लेकिन वो ये भी जानता था कि हाथ पर हाथ रखे खामोश बैठ जाने से कुछ भी नहीं होने वाला था। उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसने गांव के बाकी बचे लोगों से कुछ जानने की कोशिश की। तब एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे बताया कि शायद बात कुछ ऐसी थी कि 2 ताकतवर परिवारों की आपसी लड़ाई के कारण सैकड़ों साल पहले गांव में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, और शायद इन सब बातों का ही ताल्लुक वीरानगढ़ की बर्बादी से है। अब तक सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी ठीक ठाक जानकारी नहीं मिल पाई थी, और लाइब्रेरी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सका था क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा घायल था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक दिन आराम करेगा। सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ गेस्ट हाउस वापस लौट गया। बहुत दिनों बाद वो दोबारा लौटकर रात में हवेली नहीं गया और ना ही उसे कोई नई पजल मिली। वो लाइब्रेरी और वहां रखी किताबों के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही खाते पीते और आराम करते रात हो गई, क्योंकि दूसरे दिन सिद्धार्थ हवेली में जाने से अपने आप को नहीं रोक सकता था। इसीलिए वो और बाकी सब लोग भी सो गए। गेस्ट हाउस में आज की रात ऐसा कुछ खास हुआ नहीं जिसका जिक्र किया जाए। रात काफी हो चुकी थी। तभी अचानक गौरी के कमरे में से कुछ खटपट की आवाज आई। गौरी को लेकर सबसे ज्यादा मिस्टर बजाज परेशान थे, और आवाज सुनते ही वो चुपके से गौरी के कमरे की तरफ बढ़े। गौरी बाहर बरामदे में निकली, लेकिन बस यूं ही थोड़ी सी ताजी हवा लेने के बाद वो अपने कमरे में वापस लौट गई। रात भर तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि बीते दिन हवेली में कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं हुआ था, तो किसी भी होने वाली बुरी घटना के बारे में सोचा भी कैसे जा सकता था। लेकिन एक बार फिर सुबह होते ही गांव वालों के साथ मुखिया खुद गेस्ट हाउस के सामने आकर सिद्धार्थ को पुकारने लगा। देखने में वे लोग सिद्धार्थ से काफी नाराज लग रहे थे। इससे पहले कि सिद्धार्थ उनके वहां आने और नाराजगी का कारण जान पाता, अंदर से घबराते हुए मिस्टर बजाज दौड़ कर आए। क्या हुआ था? गांव वाले इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे? सिद्धार्थ आगे क्या करने वाला था? मिस्टर बजाज के ऐसे घबराकर भागकर आने के पीछे का कारण क्या हो सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए। मिस्टर बजाज के भागकर घबराते हुए आने का कारण कुछ ऐसा था जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सिद्धार्थ, गौरी एक बार फिर अपने कमरे में नहीं है। ऐसा लगता है उसे फिर से किसी ने अगवा कर लिया है। मैंने आसपास की सभी जगह पर सर्च किया, लेकिन गौरी का कोई ठिकाना नहीं है, मिस्टर बजाज ने कहा। उनकी ये बात को सुनने के बाद गांव के लोग, जो अब तक ये सोच रहे थे कि वे लोग सिद्धार्थ को गांव में बर्बादी फैलाने को लेकर बुरा भला कहेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे उसे अब क्या कहें। एक के बाद एक परेशानियां सिद्धार्थ की भी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन चुकी थी जैसे मानो वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो
गौरी को उस चुड़ैल ने तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया था और आज एक बार फिर गौरी कहीं गायब हो चुकी थी। एक तरफ गौरी के खो जाने की हैरानी और दूसरी तरफ गांव के इतने सारे लोग। इससे पहले कि गौरी के लापता होने को लेकर सिद्धार्थ अपना कोई रिएक्शन दे पाता, गांव के मुखिया ने कहा, देखिए सिद्धार्थ बाबू, हम जानते हैं गौरी मैडम का लापता हो जाना आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन हम सब आपकी गलती को और कब तक यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे। बार बार आप लोगों से हवेली में इस तरह ना जाने का कह कर हम लोग तो थक चुके हैं, हार चुके हैं। हम सबको गौरी मैडम के लापता हो जाने का अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों की ऐसे ही जान गंवाते रहें। गांव के मुखिया ने सिद्धार्थ से कहा, मुखिया जी, आप लोगों ने हमेशा से मुझे और मेरे पेरेंट्स को गलत समझा। उन्होंने भी इस गांव के हालात को सुधारने के लिए, गांव वालों की मदद करने के लिए सोचा था। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि उस भूता हवेली में रुकने की जिद उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उसकी सजा तो वे लोग और मैं भी भुगत ही रहा हूं। देखिए, मैं नहीं जानता आप लोग मेरी मदद करेंगे या मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है और इस वक्त मैं गौरी की तलाश करने के लिए एक बार फिर उस हवेली की तरफ जाऊंगा, सिद्धार्थ ने गांव के मुखिया से कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि एक दिन पहले ही उस आदमी ने, जिसने सिद्धार्थ को यह बताया था कि कई साल पहले वीरानगढ़ में दो फैमिली के बीच क्या हुआ था, उस आदमी की भी दर्दनाक मौत हो चुकी है। उसका चेहरा बुरी तरह से नोच लिया गया था और उसकी गर्दन को तोड़कर पूरी तरह से मरोड़ दिया गया था। कई मायनों में गांव वालों का गुस्सा जायज भी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सिद्धार्थ के या गांव वालों के हाथ में हो। फिर क्यों गांव वाले ऐसे हिम्मत हार जाया करते थे? इन सब के पीछे की वजह बहुत ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली थी। वीरानगढ़ के इतिहास का हर एक पन्ना खून से सना हुआ था। सिद्धार्थ की ही तरह कभी गांव में एक और फैमिली आकर बस गया था। गांव वालों ने उन लोगों को गांव की सरहद में कदम रखने से मना किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो फैमिली भी शहर से ही आया था और उस फैमिली के भी ज्यादातर लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। उनके साथ ऐसा हुआ था कि शहर में उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें लगभग अपनी सारी जमा पूंजी देनी पड़ी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शहर में कोई रुतबा नहीं कमाया था, लेकिन आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि पैसा है तो सब अपने और पैसा नहीं तो अपने भी पराए। लोगों के पास उनके टेक्सटाइल फैक्ट्री को तबाह हो जाने के बाद उनके लिए बस सिंपैथी ही थी। सच तो ये था कि पहले जो लोग हर वक्त उनके साथ रहना चाहते थे, वो लोग अलग अलग वजह बताकर उनसे दूरी बनाने लगे थे। शहर के लोगों से वो अब परेशान हो चुके थे। जब एक बार उनके फैमिली के मुखिया ने यह ठान लिया कि अब वो लोग शहर में नहीं रहेंगे, तो वे लोग अपनी पुश्तैनी गांव वीरानगढ़ चले आए। वीरानगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और उसके साथ साथ ही उनके पास पानी भी था। उन्हें यहाँ आकर बसने से पहले उनके दूर के रिश्तेदार और नौकर उनकी जमीन पर खेती किया करते थे। उनके इतने ज्यादा आत्मविश्वास और बहादुरी के पीछे की वजह यह थी कि उन लोगों को खुद के तंत्र मंत्र और सिद्धियों पर बहुत ज्यादा यकीन था। फैमिली का मुखिया अमर सिंह भाटी एक जानकार आदमी था। उनका फैमिली कई साल पहले वीरानगढ़ छोड़कर सूरत में बस गया था। उन्होंने सोचा था कि शहर के बेदर्द लोगों का सामना करने से बेहतर है कि वे लोग वीरानगढ़ के भूतों के साथ अपनी जिंदगी जी लें। वीरानगढ़ में आने के बाद वो उन लोगों की पहली ही रात थी। गांव के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो उन भूतों का सामना कर सकता है, अमर सिंह रात भर अपने घर के बाहर बैठा रहा। गांव वाले इस बात को जानते थे कि ऐसा करके वो अपनी मौत को दावत दे रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात बाहर रहने के बावजूद भी वो सही सलामत था। सच्चाई तो ये थी कि अमर सिंह इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि हवेली का शैतान इंसानी जानों से शतरंज की चाल चला करता है। उसके लिए किसी इंसान की जान शतरंज के प्यादे के मारे जाने से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। सुबह होते ही उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि इतने दिनों से उनके फैमिली में जो उठापटक हुई थी, उसके कारण तबीयत बिगड़ना लाजमी था, लेकिन उसके मानने से क्या फर्क पड़ने वाला था। दवाइयां देने के बावजूद भी उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ते गई। भाटी फैमिली के साथ ही सब कुछ जिसकी शुरुआत हुई थी, उसका तो वीरानगढ़ की हवेली से कुछ लेना देना तक नहीं था, लेकिन जिस जगह पर शैतान की हुकूमत हो, वहां बसकर खुशहाल रहना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। जानकार होने के बावजूद भी अमर सिंह या उसके घर में कोई भी नहीं समझ पाया था कि
अमर सिंह की बीवी रूपा की बीमारी दरअसल दवाई से ठीक होने वाली थी ही नहीं। जैसे तैसे बुखार और जोड़ों में हो रहे खतरनाक दर्द को बर्दाश्त करते हुए 3 दिन बीत गया, लेकिन अगली रात उसकी बीवी पर एक खतरनाक रूह कब्जा जमा चुकी थी। उसके शरीर और बर्ताव में अजीब तरह के बदलाव आने लगे थे। उसकी आंखें इतनी लाल हो चुकी थी मानो जैसे आंखों में अंगारे उतर आए हो। बाल अजीब तरह से रूखे और बेजान हो गए थे। वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगी थी और उसके शरीर की हरी हरी नब्ज दिखाई देने लगी थी। उस रात उनके उस पुराने घर में कुछ अजीब सी बदबू आने लगी और रूपा भाटी को ढंग से कपड़े तक पहनने का होश नहीं रह गया था। जब उसके लिए उसके कमरे में खाना लाया गया तो उसने उस थाली को फेंकते हुए गुर्रा कर कहा, मुझे छोटे बच्चे का मांस खाना है। मेरी प्यास पानी से नहीं बल्कि खून से बुझेगी। चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद वो बहुत जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगी और पसीने से तरबतर हो गई। अब अमर सिंह समझ चुका था कि उसने गांव वालों की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन कई बार इंसान का खुद पर जरूरत से ज्यादा यकीन पूरे खानदान को तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ अमर सिंह के साथ भी होने वाला था। अमर सिंह की बीवी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत हद तक वैसा ही था जैसा गौरी के साथ कुछ महीनों पहले हुआ था। गौरी को तो जैसे तैसे उस भूतनी से बचा लिया गया था, पर रूपा की हालत उस रात हद से ज्यादा बदतर हो गई। जब अमर सिंह और उसके बेटों ने अपनी विद्या और टोने टोटके इस्तेमाल करके रूपा को उस आत्मा के चंगुल से आजाद कराने की कोशिश की तो वहां का मंजर बहुत खतरनाक हो गया। एक माँ ने ही सबके सामने आगे बढ़कर अपने 18 साल के छोटे बेटे को उसकी गर्दन पकड़कर तान दिया। इससे पहले कि किसी और मंत्र या किसी और भूत भगाने वाली चीज का उस पर प्रयोग किया जाता, उसने सबके सामने ही अपने बेटे को किसी कपड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि उसने अपने बेटे की खोपड़ी को इतनी जोर से मरोड़ा कि वो किसी तरबूज की तरह फट गई। खून का वो मंजर देखकर भाटी परिवार के सभी लोगों की रूह कांप गई, लेकिन उनकी मौत का सिलसिला वहीं थमने वाला नहीं था। पहले तो गांव के तमाम लोगों ने उन लोगों का साथ देने से इनकार कर दिया और बस परिवार के लोगों ने ही उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। मरने के बाद भी उसका खून इतना बह रहा था कि उसे उड़ाया गया सफेद कफन लाल हो गया था। जब उसका अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो उस वक्त कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हुआ। उसकी अर्थी को कंधे पर उठाते ही उस लड़के का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हरे बांस की बनी हुई अर्थी पूरी तरह से बीच से लटक गई। थोड़ी ही देर बाद अर्थी को उठाकर रखने वालों ने उसे नीचे पटक दिया और उसके तुरंत बाद उस अर्थी में खुद ब खुद आग लग गई। उसके परिवार के लोगों को उस लड़के को आग देना तक नसीब नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद एक एक करके उसके परिवार के 3 और लोगों की मौत हो गई। उन सबको भी दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह की पत्नी रूपा ही थी। दरअसल उसके शरीर में जो बुरी आत्मा बस गई थी वो उस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किए बिना चैन नहीं लेने वाली थी। फिर एक दिन अमर सिंह ने जब दोबारा उस आत्मा को उसकी पत्नी के शरीर से बाहर निकालने के लिए एक टोटके का सहारा लेना चाहा तो सबके सामने उसकी पत्नी ने अपनी खुद की गर्दन अपने हाथों से पकड़कर किसी ककड़ी की तरह तोड़ दी। इसे देखकर सभी लोग सन्न रह गए और अमर सिंह पागल हो गया। उसके परिवार के बाकी बचे हुए लोग अब भी दहशत के साए में जैसे तैसे जी रहे हैं। गांव वाले को यह लगने लगा था कि सिद्धार्थ और गेस्ट हाउस में रह रहे लोगों का भी ऐसा ही कुछ अंजाम होने वाला था। अगर गौरी के शरीर पर एक बार फिर कोई आत्मा हावी हो गई तो इस बार मौत का जो खेल होगा वो किसी से भी रुकेगा नहीं। तो क्या अमर सिंह की फैमिली में जो कुछ हुआ था वैसा ही कुछ गेस्ट हाउस के लोगों के साथ भी होने वाला था? क्या गौरी सिद्धार्थ को उसी हवेली में मिलने वाली थी? क्या सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के रास्ते से भटकने वाला था? क्या यह सब कुछ शैतान की मर्जी से हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।